ऑल राइट, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक को पहले कराने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इस टॉपिक की नॉलेज ऑब्वियसली आपके और भी कुछ सिमिलर टॉपिक्स में काम आएगी। ऑल्दो आई नो कि ये टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी कहाँ पर पढ़ा हुआ है, सीएम में, फाउंडेशन में, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट आई डोंट नो कि किस बच्चे का किस लेवल तक इस टॉपिक का नॉलेज है। हो सकता है थोड़ा सा नॉलेज फेज आउट हो चुका हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल से आए हैं, उन्होंने भी मे बी करा हुआ है, नहीं किया हुआ। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स करिकुलम रहता है। तो इस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं। इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जैसे कि जॉइंट वेंचर, इंश्योरेंस क्लेम, और भी ऐसे कुछ कुछ टॉपिक हैं जिसमें आपको इस टॉपिक की एग्जैक्टली नॉलेज वहां पर क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। ओके जी। तो इस टॉपिक की जो हमारी पहली क्लास होती है, जो कि आज की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वो आज आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने ऐसे कहा था। कल शायद मैसेज में भी आपको लिख के दिया था, क्योंकि आज की ही क्लास में हम पूरा का पूरा बैकग्राउंड सेट कर देते हैं जो आगे अगली 4-5 क्लास में चलने वाला है। आज की क्लास जो नहीं लेगा या अच्छे से नहीं कंसंट्रेट करेगा, उसको आगे क्लासेस में जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दिक्कत आएगी। क्योंकि ये एक बिजनेस का मैकेनिज्म है। जैसे आप लोगों ने अलग अलग बिजनेस मोड को अकाउंटिंग में देखा कि कैसे कैसे हम लोग एंट्रीज करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, ये एक इंटायरली डिफरेंट मोड ऑफ अकाउंटिंग है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने बचपन से अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग किस किस बिजनेस मोड की हुई है। सबसे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग किसकी की? एक सोल प्रोप्राइटर की, जहां पर वो एक अकेला ओनर होता है और सारी कैपिटल वो खुद लगाता है, रिस्क उसका खुद होता है, रिवॉर्ड्स उसके होते हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम ओनली। सब कुछ उसी को बिलोंग करता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटर, एक अकेला ओनर। उसकी हम लोगों ने अकाउंटिंग सीखी, उसके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए। ऑल्दो वो पार्ट हमको अभी इंटरमीडिएट में भी पढ़ना है, जहां पर हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उसकी टी शेप की बैलेंस शीट बनाई। टी शेप बैलेंस शीट बनाई हम लोगों ने। इसके बाद हमने और कौन सा बिजनेस मोड ऑफ एंटरप्राइज की अकाउंटिंग किया? हाँ जी, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हम लोगों ने की। क्लास 12th में हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, जिसमें एक अकेला ओनर नहीं होता, 2 या मोर देन 2 पार्टनर्स होते हैं जो एक बिजनेस को चलाते हैं। एंड अकॉर्डिंगली उनके डिफरेंट डिफरेंट हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, बोलते थे। उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एंड अकॉर्डिंगली उसकी भी हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कौन सा बिजनेस मोड देखा? एनपीओ। ऑल्दो एनपीओ इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर कभी भी हम लोग प्रॉफिट के एंगल से ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग नहीं करते। यहां पर अकाउंटिंग होती है मानते हुए कि अगर कुछ पैसा ज्यादा भी कमा लिया, वो ऑर्गेनाइजेशन अगले साल अपने एनपीओ में ही क्या कर देगी? इन्वेस्ट कर देगी फॉर चैरिटेबल पर्पज। इसलिए हम उसको प्रॉफिट नहीं बोलते थे, बल्कि क्या बोलते थे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनमें जो प्रॉफिट निकल के आता था उसको क्या बोलते थे? सरप्लस बोलते थे। और अगर वो नहीं होता था तो उसको क्या बोलते थे? डेफिसिट बोलते थे। प्रॉफिट तो वर्ड हमने कहीं यूज ही नहीं किया एनपीओ के अंदर। अगेन एनपीओ टॉपिक भी आपको इंटरमीडिएट में भी पढ़ना है। इसके अलावा हमने और कौन सा बिजनेस मोड पढ़ा? ज्वाइंट वेंचर पढ़ा। जो बच्चे फाउंडेशन रूट से आए हैं उन्होंने तो पढ़ा होगा, लेकिन जो बच्चे अगेन डायरेक्ट एंट्री से आए हैं उन्होंने मे बी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। कितने बच्चों ने ज्वाइंट वेंचर रीड पढ़ा हुआ है? ये सब फाउंडेशन वाले हैं। और कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ? रेज योर हैंड। तो ओनली 2 स्टूडेंट्स, बाकी सबने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है। हाँ जी। अच्छा, कौन ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है? वो फाउंडेशन वाले रूट के हैं ही नहीं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी? हाँ जी, सॉरी, अच्छा, डिब्रूगढ़। ये कहां पर पड़ती है? असम में पड़ती है। तो देखो, असम यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक को डाला होगा, अदरवाइज जनरली ये ग्रेजुएशन में नहीं होता। तो इसके लिए भी हमको फ्रेशली सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और कौन सा हमने बिजनेस मोड पढ़ा? एक भूल गए, सबसे इंपॉर्टेंट। जब किसी का बिजनेस चलता है तो वो सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप फॉर्म बनाता है, और चलता है, फंडिंग चाहिए होती है, तो क्या कर लेता है? वो उसको कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और यू कैन से अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, अगर वो उस लेवल तक लेके जाना चाहता है। क्या हम लोगों ने इसकी अकाउंटिंग सीखी या नहीं सीखी? सीखी हम लोगों ने। ये भी देखा जब शेयर्स इशू करते हैं तो कैसे एंट्रीज हम लोग पास करते हैं,
एक कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके हेड सब हेड भी हम लोगों ने पढ़े थे। वो तो आप लोगों ने क्लास 12th में ही पढ़ लिए थे, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम की एक बुक थी हमारी, जिसमें पहला टॉपिक ही ये होता था, जिसमें हम लोग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हेड्स और सब हेड्स को रीड करते थे। शेयर होल्डर्स फंड्स, उसका सब हेड शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है सबको? तो वो वाला काम हम लोग एक रफ मैनर में कर चुके हैं। इन सब के अलावा एक और हमारे पास बिजनेस मोड है, जिसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ये कंसाइनमेंट क्या होता है, इस पर्टिकुलर बिजनेस मोड को क्यों लेके आया गया, एक एक चीज को समझेंगे। कोई भी चीज हमारे टॉपिक में होती है, इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम कभी हुआ ही होगा, तभी तो आपके टॉपिक में, करिकुलम में उस अकाउंटिंग को लेके आया गया। और वो रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट को लेके क्यों आया गया, वो रीजन भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इन सब के रीजन, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आपने थ्योरेटिकल फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी और सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। मे बी आपने कुछ चीजें लॉ में पढ़ी हो, मे बी कुछ चीजें आप लोगों ने स्कूल लेवल में बिजनेस स्टडीज में पढ़ी हो कि सोल प्रोप्राइटर के एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, पार्टनरशिप के क्या हैं, कंपनी के क्या हैं। हम लोग लेकिन अब अपना कंसंट्रेशन रखने वाले हैं किस पे? कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में। अब समझते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होता क्या और उसकी जरूरत क्या पड़ी। आप बिजनेस करते हैं अपने लेवल तक, तो आपके लिए सोल प्रोवाइडर बनना इनफ है, आप उसमें खुश रहेंगे, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक लेवल के बाद हर कोई पर्सन, चाहे वो जॉब में हो या वो बिजनेस में हो, वो क्या चाहता है? क्या चाहता है? मोर मनी चाहता है। मोर मनी का मतलब मोर ग्रोथ चाहता है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। ओके जी, तो आप सोल प्रोप्राइटर से एक्सपैंड होके कहां पहुंच गए? पार्टनरशिप बिजनेस में पहुंच गए। ओके, और अगर आपको और ज्यादा एक्सपैंड करना है, ऑल्दो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? कंपनी वगैरह अपनी ओपन कर सकते हैं। हालांकि यहां पर आपको बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस फॉलो करनी पड़ेंगी, और कहीं ना कहीं यहां पर पावर आपके हाथ से शेयर होल्डर्स के पास जानी शुरू हो जाएगी, जिसको हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं वाइल स्टडिंग इन ग्रुप नंबर 2, जहां हमारे पेपर का नाम क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अभी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए कंपनी वाली बातें हमारे इस करिकुलम में इतनी नहीं होंगी। कंपनी का मतलब ही कॉर्पोरेट होता है, और कॉर्पोरेट का मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो हम कहां पढ़ेंगे? ग्रुप 2 में पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं एक आम इंसान की। एक आम इंसान इतनी जल्दी कंपनी नहीं खोल के बैठ जाता, और खोलता भी होगा तो प्राइवेट कंपनी खोलता होगा, पब्लिक कंपनी नहीं खोलता होगा। और इशू करने की शेयर्स की ताकत किसके पास होती है? प्राइवेट कंपनी के पास होती है कि पब्लिक कंपनी के पास? पब्लिक कंपनी के पास। आप लोगों ने ना जाने कितने ही क्वेश्चन सॉल्व किए इशू ऑफ शेयर्स के बचपन में, मतलब क्लास 12th में। आपने हर क्वेश्चन में देखा होगा XYZ ABC DEF या कुछ भी नाम हो क्वेश्चन का, आगे क्या लिखा होगा? लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का क्वेश्चन कभी नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड लिखते ही क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर तो वो शेयर इशू ही नहीं कर सकता। ओके जी, तो सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास पावर है शेयर इशू करने की, और किसी भी एक सोल प्रोप्राइटर को इतना इजी नहीं होता कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना लेगा। सेबी ही उसकी कंपनी को लिस्ट नहीं करेगी इतनी इजीली, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन नहीं पाएगा। तो अब मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो जाए और कंपनी भी मुझे ना बनानी पड़े? तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कंसाइनमेंट मोड ऑफ बिजनेस में जा सकता हूं। जस्ट लाइक मान लेते हैं हम लोगों का बिजनेस दिल्ली में तो अच्छा खासा सेट है। दिल्ली में हमको सब लोग जानते हैं, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। यहां के लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। हमारा जो स्टोर है वो सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है, तो पूरे दिल्ली के लोग यहां पर आके अपना सामान खरीद सकते हैं। ओके जी, लेकिन जो मेरे दिल्ली के लोग हैं वो दिल्ली से बाहर तो जाएंगे ना। दिल्ली वाले तो सबसे ज्यादा घूमते हैं, अभी रिसर्च आई है, अभी डेटा आया है। तो जब वो बाहर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, जो बाहर रहते हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि भैया ये कपड़े तुमने कहां से लिए? तो मैं बताता हूं कि हमारा एक दिल्ली में स्टोर है, हम तो हमेशा वहीं से कपड़े लेते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके अब मुझे डिमांड और कहां से आनी शुरू होती है? आउटसाइड दिल्ली से। मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरी सर्विसेज भी हो सकती हैं जो डिमांड में है, और आउटसाइड दिल्ली भी मेरे को वहां से रिक्वायरमेंट आती है, मुझे वहां से ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है जी, अब आपको ये टॉपिक समझना, जैसे आपका अपना बिजनेस चल रहा है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। और ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, इस टॉपिक का मतलब सिर्फ ये टॉपिक नहीं है,
इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा, कहानियां सुनाऊंगा, जो अपने आप यहां से 3-4 टॉपिक और जो हैं उसकी कहानियां भी यहां पर हो जाएंगी। डन। तो मुझे बताओ, आपका दिल्ली में स्टोर चल रहा है अच्छा खासा, पिछले 20 सालों से 25 सालों से सब लोग आपको जानते हैं। अब आपको कुछ ऑर्डर जयपुर से भी आने लग गए, पानीपत से आने लग गए, या और भी नियर बाय एरिया से आपको आने लग गए, फरीदाबाद से, नोएडा से, गुड़गांव से। ओके जी। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप उन सब ऑर्डर्स को इग्नोर करते जाएंगे? ऑर्डर का मतलब आप यहां पर कोई अभी ऑनलाइन सर्विसेज नहीं दे रहे कि सर हम कोरियर करवा देंगे, जिनका ऑर्डर आता है वो आपके आउटलेट पे आके ट्राई करके ही लेना पसंद करेंगे। आपका दिल्ली में आउटलेट है तो ट्रायल रूम वगैरह सब कुछ है ना, कोई भी कस्टमर आता है, पहन के देखता है, फिटिंग वगैरह सब ओके होती है तो बाय करके ले जाता है। सिमिलरली वहां पर भी वो लोग चाहते हैं कि आपका एक स्टोर हो, लोग जाएं, बाय करें और अपना प्रोडक्ट लेके जाएं। बताओ जी, आप मान के चलो अभी आप बिजनेस कर रहे हैं दिल्ली में, आपके फादर का काम सेट है 30-35 साल से, अब आपने उनके बिजनेस को ज्वाइन किया, एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, क्योंकि दूसरी स्टेट से भी लोग कह रहे हैं कि भाई हमें भी ये सब सामान चाहिए। आपका क्या स्टेप होगा? जो आपको अंदर से आंसर आ रहा है वही बताओ। डोंट वरी कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। कोई कुछ सोचता तो आपसे ऊपर लेवल पे होता, सब लोग आप इक्वल लेवल पे हैं, तो यहां पर नोबडी इज देयर टू जज यू। वहां पर भी सर हम एक और स्टोर खोल लेंगे, ये इनका आंसर है। चलो जी, हमने एक स्टोर खोल लिया जयपुर में, हमने एक जयपुर में क्या कर लिया, स्टोर खोल लिया। ओके, आप जैसे ही स्टोर खोलोगे अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? या तो आप स्टोर को ओन करो, मतलब खरीद लो। यू ऑल नो कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस, इवन कमर्शियल प्रॉपर्टीज के प्राइसेस कितने राइज पे हैं, तो इट्स नॉट इजी। और अगर आप रेंट पे भी लोगे तो आपका फिक्स्ड रेंटल तो बंद क्या, या वो जो ओनर होगा वो ये बोलेगा कि पहले बहुत आपका बिजनेस चल जाए तब रेंट लूंगा, या वो तो पहले दिन से रेंट लेना शुरू कर देगा, रेंट लेना शुरू कर देगा। आपके बिजनेस की एक गुडविल है, एक रेपुटेशन है दिल्ली मार्केट में, जिसको आप खराब नहीं करना चाहेंगे। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का होना चाहिए जो दिल्ली में है, नहीं तो आपकी दिल्ली के बिजनेस की भी गुडविल खराब होगी। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। फिर आपको उसी लेवल का स्टाफ, उतना ही एजुकेटेड, उतना ही स्किलफुल यहां पर भी रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। फिर आप लोग कई स्टोर्स में देखते होंगे, क्या वो ऐसा करते हैं कि जब कोई कस्टमर एंटर कर रहा है तो सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देते हैं कि भैया आप कस्टमर आ गया, अब अंधेरा नहीं होना चाहिए। या उनके जब तक स्टोर ओपन है इलेक्ट्रिसिटी मींस ट्यूबलाइट्स, और अगर गर्मी के महीने हैं तो एसी भी सारे के सारे ऑलरेडी ऑन होते हैं। बताओ, या कस्टमर को देख के होते हैं? तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी, जितने भी आवर्स वो स्टोर ओपन रहता है 10 घंटे 12 घंटे, वो भी आपकी चलती चली जाएगी। ओके जी, क्या आपको लगता है कि ये इतना फीजिबल होगा, इतने सारे खर्चे आपके ऊपर बर्डन डाल देना? और ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कभी कभी आपको वो ऑर्डर आते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर मैं वो कभी कभी ऑर्डर हमेशा ही इग्नोर करता रहूं तो मैं जब भी एक नया स्टोर ओपन करूंगा तो सिचुएशन तो हमेशा ही होगी, स्टार्ट तो हमेशा ही जीरो से करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जिस दिन स्टार्ट किया उस दिन ही बहुत ज्यादा कस्टमर या फुटफॉल आना शुरू हो गया। स्टार्ट तो आपको हमेशा जीरो से ही करना पड़ेगा। तो क्या अभी ये वायबल स्टेप है, फीजिबल स्टेप है कि मैं जयपुर में एक और अपना डिपार्टमेंट खोल दूं और वहां पर मैं बिजनेस करने लग जाऊं? अभी हमको 2 टॉपिक और भी आगे पढ़ने हैं, जिनका नाम भी देखो अभी मैं ले रहा हूं, वही डिपार्टमेंट। किसी बच्चे ने भी ब्रांच बोला था, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स, दोनों टॉपिक हमारे कोर्स में। ये भी एक रीजन है कि इसी को हम पहले क्यों पढ़ना चाहते हैं। इसका आपको कुछ कुछ बैकग्राउंड भी है, बाकी मैं सब जीरो से ही कराऊंगा, और अल्टीमेटली ये आपको हेल्प करेगा आगे के 4-5 टॉपिक्स में। हाँ जी, तो मुझे बताओ, क्या आपको ये फिजिबल लग रहा है? क्या आप सारे खर्चे निकाल लेंगे जयपुर में अपना डिपार्टमेंट ओपन करके? नहीं निकाल सकते। तो क्या करें, आइडिया ड्रॉप कर दें, और इसके बाद अगर 1 साल बाद 2 साल बाद फिर कुछ ऑर्डर है, फिर मन ललचाएगा कि काश वो 1 साल पहले हमने डिपार्टमेंट खोल लिया होता। देखो, एक्चुअल सेल तो तभी आएगी, जम के सेल तो जब स्टोर ओपन हो जाएगा। ये तो छोटे छोटे ऑर्डर बस एक हिंट दे रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं। एक्चुअल में तो लोग तभी आएंगे ना जब कोई जगह दिखेगी आपको। वो लोग जो ऑर्डर दे रहे हैं वो तो मे बी बहुत ओवर एक्साइटेड होंगे, या वो लोग तो बहुत ही ज्यादा आपके ब्रांड पे, आपके प्रोडक्ट पे फेथफुल होंगे कि उनको तो हर कीमत पे चाहिए। लेकिन क्या 4-5 कस्टमर या 10-20 कस्टमर
कि बहुत फेथफुल होने पे आप स्टोर ओपन कर देंगे, चल जाएगा कि आपका स्टोर नहीं चलेगा। तो आपको डिसीजन लेना है, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है किसी भी बिजनेस का, कि कब हम लोग एक्सपेंशन के लिए जाएं। एक्सपेंड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली तभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपेंशन नहीं कर रहे दैट डजंट मीन कि बाकी दुनिया भी नहीं कर रही। आप एक नए ब्रांड का नाम सुनते हैं और पता चलता है, आपने तो शायद अभी सुना होगा, उसके आउटलेट पूरे इंडिया में कितने ही खुल गए हैं और बहुत जल्दी आउटलेट्स खुलते हैं। तो ऐसा क्या होता होगा या किस तरीके से वो ये सब काम करते होंगे कि उनके ब्रांड की चीजें हर जगह अवेलेबल हो पा रही हैं। आप लोगों ने एक और ब्रांड सुना होगा, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, मैं लूंगा तो खत्म नहीं होंगे। मैं कॉमन ब्रांड का नाम लेता हूं, वेस्ट साइड। सुना हुआ किसी ने? गए भी होंगे शायद। प्रीत विहार में भी है और निर्माण विहार में भी है, लाजपत नगर में भी है। लाजपत नगर में तो सारी ब्रांड्स हैं। ओके, वो तो ऐसी मार्केट है जहां पर कोई ब्रांड छूट ही नहीं सकता। चलो जी, एनीवेज, कभी अगर आप लोग गए होंगे, क्या वहां पर ऐसा होता है कि जब कोई कस्टमर एंटर करेगा तो ही वो लिफ्ट वर्किंग में होगी कि इनको ऊपर जाना, लिफ्ट अब ऑन कर दो, या इलेक्ट्रिसिटी तभी वर्किंग में होगी, या उनके स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग एक्टिवेट मोड में होती है? तो खर्चे तो चालू रहेंगे भाई साहब। आपको देखना है क्या उन खर्चों को बियर करने की आपकी ताकत है कि आपकी ताकत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा हमने स्टोर ओपन कर दिया और उस स्टोर को ओपन करने के बाद पता चल रहा है उसमें प्रॉफिट तो होने ही रहे, उल्टा इतने लॉस हो रहे हैं कि पहला स्टोर जो इस्टेब्लिश था 35 साल से और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था, उसका भी प्रॉफिट वो चूस के लेके जा रहा है, उसका प्रॉफिट भी उन खर्चों को पूरा करने में लग रहा है। तो जमा जमाया बिजनेस भी खराब कर लिया और दूसरा बिजनेस तो अभी चल ही नहीं पा रहा। तो इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगेन इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कंसाइनमेंट बिजनेस। इन्हीं प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? कंसाइनमेंट बिजनेस। इसमें मैं क्या करता हूं, अपनी लॉन्ग टर्म की तैयारी कर लेता हूं और ऐसी तैयारी करता हूं कि जब फिर मैं खुद अपना बिजनेस खोलूंगा तो मुझे इन चीजों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। पहले दिन से ही मेरे खर्चे पूरे हो रहे होंगे, फिर क्या टेंशन है? जब पहले दिन से आपके सारे खर्चे आपको दिख रहे हैं पूरे होंगे। पर सर ऐसा होगा कैसे जब आप खुद ही कह रहे हैं कि जब भी बिजनेस खोलेंगे तो स्टार्टिंग तो जीरो से करनी पड़ेगी? तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो जी, यहां पर क्या बिजनेस मैकेनिज्म किया जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी इसके अंदर, हम उसको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएंगे बिल्कुल आम बोलचाल भाषा में, ताकि चीजों को हम समझें और पता चले कि जब ग्राउंड रूट लेवल पे ये मोड ऑफ बिजनेस लाया गया होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी और कैसे उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। डन। तो अब जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वो आपको भी लिखना है, साथ साथ कुछ डायग्राम बनाएंगे जिससे जब रिवीजन होगी उन्हीं डायग्राम से आपको क्लैरिटी आती जाएगी। एक एक चीज लिखवाऊंगा भी, लेकिन साथ साथ हम उस डायग्राम को क्या करेंगे, ग्रो करते चले जाएंगे। मतलब जितनी नॉलेज होगी उसको और बढ़ाते जाएंगे। तो पहला पेज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का डायग्राम वाला पेज बना लो। आपके आई होप रजिस्टर्स या नोटबुक्स जो है वो ऐसे होंगे, ऐसे का मतलब वर्टिकल मोड में, उसको हॉरिजॉन्टल कर लो बिकॉज आई वांट बिगर शीट। ओके जी, हॉरिजॉन्टल मोड में कर लो जैसे ड्राइंग का पेपर होता है, और उसके ऊपर हम छोटी छोटी चीजें लिखेंगे और उसी में आपके पूरे के पूरे चैप्टर की समरी बन जाएगी। डन। तो आओ जी, इस बिजनेस को जानते हैं, पहचानते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखो जी, इस बिजनेस में जैसे कि हर एक बिजनेस में कुछ पार्टीज होती हैं, यहां पर भी कुछ पार्टीज होंगी। जब हम बिजनेस की बात ही करते हैं तो बिजनेस का मतलब होता है खरीदना और बेचना, और जब खरीदना बेचना होगा तो एक खरीदार होगा और दूसरा कौन होगा, जो बेचने वाला है। बायर एंड सेलर दोनों होंगे। तो अब यहां पर क्या होता है, हम वो हैं जो दिल्ली में अपना बिजनेस जमा जमाया बना के बैठे हुए हैं, लेकिन हमको 30-35 साल से एक ही जगह पर एक ही लेवल का बिजनेस करके अब बोर्डम फील होता है। ऐसा लगता है दुनिया तो बहुत आगे बढ़ गई लेकिन हम वहीं पर रुक गए। एक प्लेस पे आप कितनी ही सेल कर लोगे, आसपास के सारे एरिया के लोगों को तो आपने कैप्चर कर लिया, अब तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज के आउटसाइड जाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं दिल्ली में हूं और मेरा नाम क्या है, जो बिजनेस का ओनर है, मेरा नाम है इस टॉपिक के लिए कंसाइनर। क्या नाम है मेरा? कंसाइनर। ओके जी। और अब मुझे अपने बिजनेस को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। लेकिन मैं बिजनेस को एक्सपेंड सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहता, मैं कैसे करना चाहता हूं कि मैं साथ में नाम भी कमाऊं। इसलिए जब आपने बोला था कि अब हमको और मनी चाहिए, तो मैंने बोला था कि हमको ग्रोथ भी चाहिए। ग्रोथ स्टेबिलिटी लेके आती है, मनी स्टेबिलिटी नहीं लेके आती, इस चीज का ध्यान रखना।
मनी तो आज के टाइम पे भी बहुत लोग कमा रहे हैं, आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ ज्ञान बांटते हैं या चैनल बना लेते हैं, कुछ व्लॉग्स बनाते हैं, महीने के सुनने में आता है 10 लाख 20 लाख लोग तो ऐसे ही कमा रहे हैं। जो एक पर्सन विद हाईली क्वालिफाइड डिग्री भी शायद नहीं कमा रहा होगा, महीने के तो 10-20 लाख नहीं कमा रहा होगा ना। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, बट क्या उनके बिजनेस में, प्रोफेशन में, कुछ भी मान लो उसको, क्या स्टेबिलिटी एग्जिस्ट होती है? क्या स्टेबिलिटी है? कोई गारंटी दे सकता है अभी इंस्टाग्राम 10 साल 20 साल और चलेगा? जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्या कोई गारंटी है कि इंस्टाग्राम चलता जाएगा? पहले टिकटॉक पे भी लोग लाखों रुपए कमाते थे, क्या अब टिकटॉक इंडिया में अलाउड है? बैंड है, कुछ कुछ कंट्रीज में चलता है। तो ऐसे ही अगर इंडिया खुद बैन लगा दे, या जिसने जो इंस्टाग्राम का क्रिएटर है वही उसको बदल दे, चेंज कर दे, कोई और पॉलिसी आ जाए, तो उसका कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि वो आज पैसे नहीं कमा रहे, मनी तो वो कमा रहे हैं, लेकिन वहां ग्रोथ है कि नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क है। इस पे क्वेश्चन मार्क है। लोग उबर कैब्स चला रहे हैं, ओला कैब्स चला रहे हैं, सुनने में आता है वो भी ठीक ठाक कमा लेते हैं, पर क्या उसकी भी कोई गारंटी है? मनी है, लेकिन ग्रोथ की बात हम नहीं कर सकते। हमको यहां पर ग्रोथ भी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। एक बिजनेसमैन शॉर्ट टर्म पैसे कमाने की तरफ नहीं भागता, वो अपना फ्यूचर देखता है उस बिजनेस के अंदर। वो ये नहीं चाहता कि मैं 1 साल में इतना कमा लूंगा, बहुत अच्छा बिजनेस है, उसको बिजनेस बोलते ही नहीं है। आप लोगों ने अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि हम मान के चलते हमारे बिजनेस का फ्यूचर इनडेफिनेट है, ये मान के बिजनेस किया जाता है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस में फ्यूचर है और आपको मनी फ्यूचर में भी मिलेगा, तो भी कहीं ना कहीं आप अपर पोजीशन पे हैं एज कंपेयर टू दैट पर्सन जो पहले दिन से ही कमाना शुरू कर देता है। अब आफ्टर क्वालिफाइंग सीएम में आपके पास भी 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो जॉब में चले जाओ और पहले दिन से 60,000 70,000 लाख रुपए महीना कमाओ। पहला ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है, आज तक तो हमने 6,000 रुपए भी नहीं कमाए महीने के, सर 60,000 70,000 1 लाख महीने की बात कर रहे हैं। ओके जी, पहले ही सैलरी से या कुछ सैलरी से आप काफ़ी चीज़ें जो आपके ड्रीम थे पूरे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं या बिजनेस में जा सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको 1 लाख महीना मिलना शुरू हो जाएगा। पहले तो आप अपना ऑफिस क्रिएट करेंगे, चाहे रेंट पे लें या ओन करके लें, फिर उसके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, कुछ स्टाफ रखेंगे, कुछ महीने की तो कमाई उसी में जाती रहेगी। हो सकता है पहले साल आप ब्रेक इवन भी ना कर पाए। ब्रेक इवन का मतलब जितने खर्चे हैं उतना ही ना टोटल कमा पाए। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, ऑल्दो यू आर इन प्रोफेशन, अगर हम मान लेते हैं आपका बिजनेस भी होता है, आप अपना बिजनेस जिस लेवल तक पहुंचा के जाएंगे, आप उस लेवल को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना। पर क्या अगर आप जॉब में थे, चाहे आप उस कंपनी में डायरेक्टर तक की पोजीशन ले लें, कल को आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी आप उसको वहां बिठा सकते हैं कि मैं डायरेक्टर था भाई, मेरा बेटा डायरेक्टोरियल पोजीशन से स्टार्ट करेगा। इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। इसीलिए ओनर को बड़ी शांति से काम करना पड़ता है, बहुत पेशेंस, बहुत परसिवरेंस दिखाना पड़ता है। और यहां पर भी हमारे ओनर के पास बहुत ज्यादा शांति है और वो कामनेस से काम कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो लॉस नहीं खाना चाहता। चाहे प्रॉफिट कम हो चलेगा, लेकिन लॉस हम नहीं खाएंगे। तो ये क्या करता है, इसको पता है कि मेरे ब्रांड में दम है, मेरी क्वालिटी अच्छी है, तभी तो मेरे को ऑर्डर आ रहे हैं बाहर से भी। नहीं तो बाहर वाले लोगों ने तो मेरा बिजनेस भी नहीं देखा, मेरी शॉप भी नहीं देखी, तो ऑर्डर क्यों दें? उनकी अपनी स्टेट में भी तो इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे ही वो क्यों ऑर्डर दे रहे हैं? ड्यू टू माई क्वालिटी। तो मुझे अपनी क्वालिटी, अपने ब्रांड को कायम रखना है। मैं उसको डिग्रेड नहीं कर सकता कि मेरे दूसरी जगह पर कस्टमर उतने नहीं आएंगे, तो सस्ता माल बेचता हूं, सेम प्राइस पे क्वालिटी कम कर देता हूं, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये काम अगर वो करेगा तो बहुत शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाएगा। क्वालिटी उसको सेम रखनी है, ब्रांड अपना अपने पास रखना है, पूरा कंट्रोल अपने पास रखना है। तो ये क्या करता है, ये एक टेंडर निकालता है। टेंडर का मतलब एक रिक्वेस्ट निकालता है उस पर्टिकुलर स्टेट में, एरिया में, और वहां पर लोगों को बोलता है कि भाई कोई ऐसे सेलर हैं क्या जो मेरा सामान अपने बने बनाए स्टोर में रख सकते हैं, और उनको कुछ कस्टमर ऑब्वियसली आएंगे और वो कस्टमर को उनको मेरा ही सामान क्या करना है, बेचना है। ओके जी। अब मान लेते हैं जयपुर में एक शॉप थी जो होजरी का काम करती थी। होजरी आप लोग समझते हैं। और मेरा क्या काम है? मेरा काम है रेडीमेड गारमेंट्स का। तो सिमिलर नेचर ऑफ वर्क हो गया कि नहीं हो गया? मैंने उनको बोला कि आप मेरा भी कुछ सामान बेच देना, आपका तो स्टोर है ही, अच्छा खासा स्पेस है, आपके पास स्टाफ है, आपके पास
इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वही आना है, ऐसा तो है नहीं सामान ज्यादा लगने से लाइट्स ज्यादा लगानी पड़ेंगी या एयर कंडीशनर ज्यादा चलाना पड़ेगा, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो खर्चे आपके बंधे बनाए हैं। अगर अब आप अपने आप को मान के चलो, आप जयपुर में बैठे हो, आपके पास कोई ब्रांडेड आउटलेट का ओनर आपसे बात कर रहा है कि मेरा भी प्रोडक्ट अपने बिजनेस में रख लो, और कोई कस्टमर आए मेरे प्रोडक्ट की बात करने तो बस उसको ये दिखा के बेच देना, तो क्या आप ये काम करेंगे उसके लिए कि नहीं करेंगे? हाँ जी, इससे आपके भी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप अपने भी बोर्ड में उनके ब्रांड का नाम लिखेंगे कि ये ब्रांड के गुड्स यहां अवेलेबल होते हैं, तो कस्टमर को लगेगा जब इतने अच्छे ब्रांड है इनके पास तो इनका अपना भी जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा होगा। तो हो सकता है रेडीमेड गारमेंट्स के प्रोडक्ट लेने आए थे और आपके भी 2-4 प्रोडक्ट लेके चले गए, क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी यू कैन कह सकते हैं मिल गई, या आप उसके एजेंट बन गए, जिसकी वजह से आपको बाकी के भी प्रोडक्ट्स बेचने का चांस मिल रहा है और आपकी भी सेल ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ेगी, विद नो एडिशनल एक्सपेंसेस। उसके लिए कोई आपको स्टाफ अलग से नहीं रखना, पहले आपका स्टाफ इतना खाली रहता है कि 4-5 कस्टमर रोज के और भी वो अटेंड कर सकता है। तो हमारे ब्रांड को एक लोकेशन मिल गई कि नहीं मिल गई, और जो दूसरी पार्टी है उसको भी एक बिजनेस या अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। गॉट इट? दोनों के लिए विन विन पोजीशन हुई कि नहीं हुई? बल्कि तीनों के लिए। तीसरा कौन? जो वहां का कस्टमर है। कस्टमर को भी अब दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, वो अपने जयपुर में ही लोकल स्टोर से वो प्रोडक्ट ले सकता है जो उसको चाहिए था और वो दिल्ली में मिलता था, उसके लिए भी इजी हो गया। जो जयपुर में पर्सन है उसके लिए भी बढ़िया हुआ कि उसको और पैसे कुछ कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके कुछ खर्चे वहां से निकल सकते हैं। और हमारे लिए तो बढ़िया हुआ ही कि जब तक हमारे पास इतनी ताकत ना हो जाए कि हमारे उतने कस्टमर डेवलप हो जाएं जितने से हम अपना स्टोर खोलने में कॉन्फिडेंस दिखा सके, तब तक हम इस बेसिस पे काम कर सकते हैं। और इस बेसिस पे एक ही पर्सन से काम क्यों करवाना? आप जयपुर में 2-3 लोगों को ऐसा बोल दो, जयपुर के अलावा कहीं और भी चले जाओ, पानीपत चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, वहां के लोकल स्टोर से आपने ये बात करनी है, टेंडर निकाल के वो अपने आप आपका टेंडर एक्सेप्ट करेंगे या आपसे बात करेंगे। इस मोड ऑफ बिजनेस को क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट बिजनेस। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? तो अब दूसरी पार्टी यहां पर कौन हो जाएगी? दूसरी पार्टी का नाम है कंसाइनी। ओके जी। कंसाइनर अपने गुड्स किसको देगा? कंसाइनी को। ये क्या हो रहा है? ये गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। गुड्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी। गुड्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी। और कंसाइनी का अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंसाइनी को क्या करना है? कंसाइनी को कंसाइनर के द्वारा दिए गए गुड्स की सेल करनी है। तो ये जो गुड्स यहां पर ट्रांसफर हुए, ये जो गुड्स हैं इनको कंसाइनी सेल करेगा। किसको सेल करेगा? ये सब लोग कौन है? ये सब लोग हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स को ये क्या होंगे? गुड्स सेल होंगे। ओके जी। और बदले में कंसाइनी को इसके लिए क्या मिलेगा? बदले में कंसाइनी को क्या मिलता है? वो सेल क्या कंसाइनी की है? आंसर इज नो। सेल तो बिलोंग किसको करती है? कंसाइनर को। इसके लिए कंसाइनी को क्या मिलेगा? कंसाइनी अर्न्स कमीशन। अब कमीशन क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब बहुत बात की बातें हैं। अभी जितना बता रहा हूं ऊपर ऊपर से, बस आपको उतना ही पढ़ना है। ऑल राइट। तो ध्यान रखना है, जो ये गुड्स ट्रांसफर भी हुए हैं, जो कंसाइनी के पास पड़े भी हुए हैं, या जो यहां पर भी गुड्स हैं, ये बिलोंग किसको करते हैं? बिलोंग्स टू कंसाइनर। और यहां पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट होता है। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफर करता है, क्योंकि अभी तो नया नया रिश्ता बना है, कैसे किसी पे इतना भरोसा कर सकते हैं? लाखों रुपए का सामान आपने दूसरी स्टेट में भेज दिया, कल को सामने वाला मुकर जाए कि मेरे को सामान मिला नहीं मिला, या आपको इस सामान की आपको सेल ही ना दे, पेमेंट ही ना दे, तो फिर उसके लिए क्या तरीका है? एक कंसाइनर कंसाइनी को डॉक्यूमेंट देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस। इसको हम लोग प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्यों बोलते हैं? प्रोफॉर्मा का मतलब होता है किसी चीज का कोई डमी स्पेसिमेन। जैसे
आपके एक्चुअल पेपर का अगर मैं उसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस बना के दे दूं तो वो क्या होगा, स्पेसिमेन, कि आपका जो एक्चुअल पेपर आएगा कुछ कुछ ऐसा दिखता होगा। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट इतने मार्क्स का होगा, 2 ऐसा होगा, यही चॉइसेस होंगी। ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो अलग ही होंगे, क्वेश्चन मुझे नहीं पता कि इंस्टीट्यूट क्या पूछने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोफॉर्मा, एक डमी इनवॉइस बना दिया। तो ये डमी इनवॉइस हम इसको क्यों बोलते हैं, ये एक्चुअल इनवॉइस क्यों नहीं होता? बिकॉज जो एक्चुअल इनवॉइस होता है वो किसको दिया जाता है, कस्टमर्स को दिया जाता है, एट पॉइंट ऑफ सेल किया जाता है। ध्यान रखना, कंजाइनर कंजाइनी को सामान बेच नहीं रहा लेकिन भेज रहा है, और बेचने में और भेजने में बहुत फर्क होता है हमारी अकाउंटिंग में। कंजाइनर इज नॉट सेलिंग गुड्स टू कंजाइनी, ही इज जस्ट सेंडिंग गुड्स टू कंजाइनी फॉर फर्दर सेल। वो सामान क्या कर रहा है, भेज रहा है, बेच नहीं रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी गुड्स होते हैं उनका दो ही फ्यूचर हो सकते हैं, या तो वो बिकेगा या तो वो नहीं बिकेगा। तो जो कंजाइनी के पास गुड्स आए या तो वो सोल्ड हो जाएंगे या फिर वो नहीं सोल्ड होंगे। जो सोल्ड हो गए उस पे तो राइट किसका हो गया, कस्टमर्स का। और जो अनसोल्ड रह गए, हालांकि फिजिकली कंजाइनी के पास पड़े हुए हैं, फिजिकली कंजाइनी के पास पड़े हुए हैं, उसकी ओनरशिप किसके पास है, कंजाइनर के पास। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब कंजाइनी कोई सेल करता है तो उसको भी बताना पड़ेगा भाई कितने रुपए की सेल हुई। तो कंजाइनी भी एक डॉक्यूमेंट फर्निश करता है टुवर्ड्स कंजाइनर, और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं अकाउंट सेल्स। ओके जी। इन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑब्वियसली जब कंजाइनर सामान भेज रहा है तो सामान भेजने की ही डिटेल होंगी, और तो कुछ नहीं हो सकता। कितने की सेल हुई वो डिटेल थोड़ी लिख सकता, उसको क्या पता, वो तो बाद में बिकेगा। तो इसमें क्या क्या लिखा जाता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंट, ओके जी, एक्सपेंसेस इंगर्ड। अब जो सामान जाएगा क्या बिना खर्चे के चला जाएगा, सामान जाने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो सामान जाएगा कैसे, ट्रक में जाएगा, या सामान जाएगा रेलवे रूट से जाएगा, या सामान कैसे जाएगा, एयरवेज से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा, या फिर कैसे जाएगा, सी रूट से जाएगा। अलग अलग तरीके हैं सामान के जाने के। आप लोगों ने कभी, आप लोग ट्रेन वगैरह से कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा गुड्स को लेके जाने वाली भी ट्रेन होती हैं जो अलग होती हैं, जिसको हम हिंदी में मालगाड़ी बोलते हैं। ओके जी। ऐसे कार्गोस आप लोगों ने देखे होंगे शायद, अगर आप लोग कभी गए इधर गाजीपुर की साइड गए हैं कभी आप लोग, तो वहां जहां पर दिल्ली और यूपी का बॉर्डर पड़ना शुरू हो जाता है, जहां से नोएडा स्टार्ट होता है, नोएडा नहीं मैं कहूंगा, गाजियाबाद स्टार्ट होता है, जहां हम लोग कट करते हैं ना, ये पूरी जो सीधी रोड है वहां से, जहां पर एक टाटा मोटर्स का भी कोई शोरूम वगैरह है कट पे, जो दिल्ली और यूपी का बेसिकली बॉर्डर बनता है, जहां पर वो कोने में मॉल भी है कोई। कौन सा मॉल है, हाँ जी, ईडीएम मॉल है, कौन सा मॉल है, उसी के आगे जाके पड़ता है वो। चलो कोई भी मॉल हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपने देखा होगा कार्गोज होते हैं। कार्गोज कैसे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, बहुत बहुत लॉन्ग, आप कह सकते हैं ट्रक की तरह ही होते हैं, बहुत लॉन्ग, जिसमें बहुत सारे कंटेनर्स वगैरह जाते हैं और वो दूसरी स्टेट में और बहुत दूर दूर उसको लेके जाया जाता है। तो अभी इस टॉपिक में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, इसलिए जितना चीजें साथ साथ समझेंगे और पूरा ध्यान देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई, क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ी है, इतनी छोटी नहीं है। अभी तो देखो इस डायग्राम में क्या क्या भरता चला जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरा चार्ट, पूरी स्टोरी समझ आ गई तो फिर टॉपिक में कुछ भी नहीं बचेगा। और ना सिर्फ इस टॉपिक में, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक में सेम रेफरेंस आगे चलेगा। तो खुद ही सोचो और क्या क्या इसको बताना चाहिए। क्वांटिटी बताएगा कितनी सेंड कर रहे हैं, और खर्चे क्या क्या हुए वो बताएगा, और क्या बताना चाहिए। हाँ जी, कमीशन बताएगा। कमीशन उसको इस सामान भेजने पे बताने की कोई जरूरत नहीं है, बिल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस बताएगा कि यूजुअली उसका सेलिंग प्राइस क्या होता है, हालांकि सेलिंग प्राइस को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और ऐसे ही जब कंजाइनी अकाउंट से डॉक्यूमेंट देगा, वो क्या बताएगा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये भी बताएगा कि सेलिंग प्राइस कितना है। सर ये क्यों बताएगा, जब पहले वाले ने बता ही दिया इतने का बेचना है। क्या जितने का आप बोलोगे बेचना है उतने का ही बिकेगा? आप खुद तो अपने कोर्ट वाले प्राइस पे कस्टमर को बेच नहीं पाते,
आप बोलते हो 100 रुपए, वो कहता है 70 दूंगा, तो 80-85 पे डील फाइनल हो जाती है। आपका खुद का प्राइस दिल्ली में तो चल नहीं रहा, और आप जयपुर में किसी के ऊपर प्राइस कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो प्राइस में नेगोशिएशन हो सकती है, तो इसलिए जो जिस प्राइस पे वो बेचेगा वो यहां पर वो बताएगा, और वो भी एक्सपेंस की डिटेल्स देगा कि खर्चे उसके इन सामान को बेचने में क्या क्या हुए और फिर बताएगा कि मेरी इस पे खुद ही कैलकुलेट करके बताएगा मेरी कमीशन कितनी है। ओके जी। और कभी कभी क्या होता है, जो कंसाइनर होता है उसका ब्रांड कुछ ज्यादा ही रिप्यूटेड होता है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, लाइफ का भी फॉर्मूला यही है। अगर दो पार्टी हैं और एक पार्टी साउंड है, साउंड का मतलब या तो फाइनेंशियली या इंटेलेक्चुअली, और इस बिजनेस की बात करें तो क्वालिटी वाइज स्ट्रांग है, साउंड है, और दूसरी ऐसे ही है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है, ब्रांड उसका कुछ है नहीं, इंटेलेक्चुअलनेस भी उसको नहीं है, कौन किसको दबा सकता है? कौन किस पे भारी पड़ेगा? ये इसको दबा देगा। ऐसे ही होगा, हर जगह ऐसे ही होता है। जो बड़ा पर्सन है वो छोटे को दबा देता है, ऐसे ही होता है। आप कहीं पर भी देखो, पॉलिटिकली देखो, डेमोग्राफिकली देखो, कहीं पर भी देख लो। अभी मालदीव्स ने हमसे थोड़ा सा पंगा लिया, हमने क्या हाल कर दिया बेचारे का। उसने बोला कि हम छोटी कंट्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी कर जाए। तो हमारे एक मिनिस्टर ने कमेंट दिया कि आप तो कंट्री भी नहीं हो, हम मैप पे देखते हैं तो कुछ कुछ हमें बस ड्रॉप्स दिखते हैं आपकी कंट्री के, आपका तो कुछ एरिया भी नहीं दिखता। क्योंकि हम स्ट्रांग थे इसलिए हमने वो काम करा। सही था गलत था उस पर मैं नहीं जाऊंगा, हम यहाँ कोई पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं ले रहे, मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे आप उसको समझ सकते हैं। ओके जी। तो अब यहां पर अगर जो पर्सन है, जो कंसाइनर है, वो बहुत क्या होगा, रेप्यूटेड होगा, और वो टेंडर निकालेगा कि भैया कौन कौन मेरा एजेंट बनना चाहता है, मैं एजेंटशिप ऑफर कर रहा हूं। बहुत सारे लोग उसके पास आएंगे, या उसको बहुत सारे लोगों को मनाना पड़ेगा और उनके पास जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आएंगे। आपको ही अगर हल्दीराम की या फिर मैकडोनल्ड की किसी की फ्रेंचाइज मिल रही हो, आप लेंगे या मना कर देंगे? लेंगे। आपको पता है मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, इनका तो बिजनेस वैसे ही चला चला है, जहां पर भी खुलेगा कहीं पर भी खोल दो, लोग इन्हीं के बिजनेस के नाम पे आएंगे सामान खरीदने। मुझे कुछ बिजनेस खुद से ज्यादा क्रिएट करने की जरूरत नहीं। हाँ, उससे सिमिलर होता है, तभी मैं वो एग्जांपल कोट करता हूं। एग्जैक्टली नहीं होता लेकिन सिमिलर जरूर होता है। यहां पर भी हमारा ब्रांड किसी भी फॉर्म में डिल्यूट नहीं हो रहा, उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हो रही। फ्रेंचाइज बिजनेस में भी ओनर की आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती, एज इट इज आइडेंटिटी के साथ वो किसी और लोकेशन पे किसी को वहां पर काम करने की इजाजत देता है इन टर्म्स ऑफ कमीशन। तो काफी सिमिलर है, लेकिन वहां पर कुछ चीजें और कुछ लॉज अलग होते हैं, इसलिए मैं एग्जैक्टली वो है ये नहीं बोल सकता। ऑल राइट एवरीवन। तो हम लोग दौड़े दौड़े जाएंगे कि भैया हल्दीराम की फ्रेंचाइज मिल गई तो अपना काम तो बन गया। खुद ही मिक्सर विक्सर बनाने का काम करते तो पता चले कितना बनता सही, और कितने कस्टमर फेथ करते, लेते या ना लेते क्या पता। यहां तो पक्का पता है हल्दीराम का बिजनेस हम खोलेंगे, फ्रेंचाइज लेंगे तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहां पे कंसाइनर लाखों रुपए का सामान दे रहा है और उसको पता है एक कंसाइनी नहीं सामने आएगा, 50 आ जाएंगे, तो वो कुछ कंडीशन अपने फेवर की रख सकता है कि नहीं रख सकता? क्या वो लाखों रुपए का सामान ऐसे ही दे देगा कंसाइनी को? वो उसको क्या बोलेगा कि आओ जी एक कागज पे साइन करते हैं, और इस पे मेरी कुछ कंडीशंस हैं वो पढ़ लेना और उसके बाद ही साइन करना। और उसमें वो एक पॉइंट डलवा देगा कि अगर आपको मेरा एजेंट बनना है, क्योंकि अच्छी खासी कमीशन बनेगी, मेरी सेल ही इतनी अच्छी खासी होती है दिल्ली में, और ब्रांड अच्छा, तो वहां पर भी मोस्ट प्रोबेबली होगी। ओके जी। तो मैं एक उसमें क्लॉज डलवा दूंगा कि अगर आपको मेरा कंसाइनी बनना है तो आपको पहले मुझे एडवांस देना पड़ेगा 5 लाख रुपए। मुझे भी तो आपकी सीरियसनेस दिखे ना, कि आप भी मेरे गुड्स का अच्छे से रख रखाव रख सकते हो। कल को कोई दिक्कत होगी, 5 लाख रुपए तो पड़े हैं। ऐसा तो नहीं कि आप तो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन पे चल रहे हो कि सामान मेरे पास आएगा ही, बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो उसी का है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। जगह मेरे पास है ही, थोड़ा सामान आ जाएगा, दुकान और भरी हुई लगेगी, जो मेरे ही कस्टमर हैं वो भी ज्यादा सामान लेके जाएंगे कि इनके पास स्टॉक बहुत है। अब ये थोड़ी पता चलता है बॉक्स के अंदर हॉजरी गारमेंट्स है कि रेडीमेड गारमेंट्स है, बस सामान पूरा दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि दुकान पे बहुत बहुत वैरायटी है। किसी भी कस्टमर को दिखाने तो आपने 10-20 आइटम्स ही है ना। अब कहां से दिखाओ या कहां से नहीं दिखाओ वो तो अलग बात है, लेकिन पूरी फील्ड दिखेगी तो आप ही का फायदा है।
तो इसीलिए हमने कंडीशन लगा दी कि 5 लाख एडवांस दो, ताकि हमें एक्चुअल में भी लगे कि आप सीरियसली बिजनेस करना चाहते हो और कल को कोई इशू भी हो तो मेरे पास आपका 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। सामान तो मैंने 5 लाख का नहीं दिया, वो तो मैं भी 25 लाख 50 लाख का दिया, तो उसके लिए कम से कम 5 लाख तो मांग सकता हूं ना। आपको भी किस चीज का नुकसान है? 5 लाख देके 50 लाख का सामान आपकी दुकान में पड़ा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? लेकिन जब एक लेवल का कंसाइनमेंट ओवर होगा तो यहां पर कंसाइनी ने जो एडवांस दिया होगा वो उसको भी क्या करवाएगा? एडजस्ट करवाएगा। तो वो एडवांस भी अपनी तरफ से लिख के बताएगा कि इतना मैंने आपको एडवांस भी ऑलरेडी दे रखा था। और एंड में जो स्टॉक वो नहीं बेच पाएगा वो क्या हो जाएगा? वो भी बताएगा कि सर कितना सामान ऐसा है जो मैं आपका बेच नहीं पाया। अगर आपको अगले टर्म में भी लगता है कि वो बिक जाएगा, क्योंकि ओनर तो आप हैं, अपने प्रोडक्ट का ट्रेंड आप जानते हैं, सब चीजें आपको पता है, तो मैं रखता हूं। और अगर आपको लगता है कि वापस भिजवाना है तो वही ट्रक को भेजो और वापस ले जाएगा वो। जब और सामान लाएगा तो खाली तो जाएगा नहीं, वो सामान वो ले जाएगा पहले वाला। अगर आपको लगता है वो नहीं बिकेगा जयपुर में और दिल्ली में वो बिक जाता है तो आप ले जाओ, उसकी सेल क्यों डिले कर रहे हो? तो इसलिए वो इसकी भी इंफॉर्मेशन देगा कि कितना क्लोजिंग स्टॉक अभी बचा हुआ है। ये बात सबको समझ में आई अभी तक की सारी स्टोरी? फटाफट से इसको नोट डाउन करो। ये पूरा का पूरा चार्ट एज इट इज आपके नोटबुक में होना चाहिए। अभी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे इसी में, या फिर एक छोटा सा और अलग चार्ट बना लेंगे। पहले इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है? यस और नो? यस सर। ऑल राइट। डन? यस एवरीवन? ऑल राइट, आओ जी आगे चलते हैं। और मैं कुछ कुछ देर के बाद, अभी तो नहीं, आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसके मुझे आपसे आंसर्स चाहिए, ताकि मुझे पता चले आप कितने अटेंटिव हैं। पहला वाला जो टॉपिक था कुछ बच्चों ने तब ज्वाइन किया था, कुछ ने नहीं किया। अब तो सब क्लैरिटी है, रिजल्ट आ चुका है, सबको पता है कि यहीं पर रहना अब तो अब तो कोई भी बेवजह छुट्टी नहीं करेगा। और इन केस कोई जेन्युइन रीज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और इंपॉर्टेंट काम हो भी जाती है, तो जो भी क्लास है सेम डे पे लेके कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में अगर आप बैठ जाते हैं बिना पिछली क्लास को लिए हुए तो अगली क्लास भी आपकी बेकार जाती है। और बैकअप को एक सब्सटीट्यूट या एक ऑल्टरनेटिव लेके मत चलो। वो तो चलो एक दिक्कत है तो मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज अगर फेस टू फेस में रजिस्ट्रेशन है आपका तो यहीं पर ही आना है। अब तो जो ऑनलाइन वाले थे वो भी मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे आ गए हैं। हाँ जी, जो पहले रिजल्ट से पहले ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे वो भी अब फेस टू फेस में ही है। तो जरूर आपको यहीं पर बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ट्राई टू कम रेगुलरली एंड ऑन टाइम ऑल्सो। डन? अब चलते हैं हम लोग आगे। अब यहां पर कंजाइनर और कंजाइनी के एज पर लॉ कुछ नाम और भी दिए गए हैं। कंजाइनर को और क्या बोला जाता है? ही इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल। और कंजाइनी को तो हम लोगों ने अभी बोला क्या? एजेंट। कंजाइनी को क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। डन? तो अब हम लोग यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे सब लोग। कंजाइनमेंट। इस क्वेश्चन से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए आपको एक एक चीज इस टॉपिक की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो कंजाइनमेंट इट मीन्स द ट्रांजैक्शन of sending goods
सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, from one person to another, who has to further sell those goods on behalf of first person. तो देखो जी, कंसाइनमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? ये ट्रांजैक्शन है, कोई तरीका है, कोई प्रोसेस है गुड्स को भेजने का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इधर वन पर्सन कौन है? कंसाइनर. टू अनदर मतलब टू कंसाइनी. हु हैज टू मतलब कंसाइनी को आगे क्या करना है? फर्दर सेल करने हैं दोज गुड्स. किसको? कस्टमर्स को. ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन है? कंसाइनर. कंसाइनर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंसाइनी को सामान अपनी लोकल सिटी में, अपनी लोकल मार्केट में सेल करना है. ओके जी. यहां पर कंसाइनमेंट बिजनेस को लाने का एक कारण और भी होता है. अब मान लेते हैं मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना, वो एनसीआर के आसपास नहीं आ रही, बल्कि कहां आ रही है? सीधा साउथ इंडिया में आ रही है, केरल में आ रही है, कर्नाटका में आ रही है, तमिलनाडु में आ रही है. ओके जी. तो क्या मैं वहां पर चला जाऊं सामान बेचने? लेकिन आ तो बहुत रही है वहां पर डिमांड. हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि लोग ट्राई करके ही लेंगे, तो फिजिकल स्टोर ही वहां पर चाहिए. लेकिन वहां पर बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है, तो क्या वहां पर कंसाइनमेंट बिजनेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है. सबसे पहली प्रॉब्लम वहां पर होगी क्या अगर मैं खुद ही चला जाऊं स्टोर ओपन करने? लैंग्वेज प्रॉब्लम. वहां के जो लोकेलिटीज होंगे उनको हिंदी नहीं आती होगी. साउथ इंडिया के लोगों को हिंदी ऐसा जितनी नहीं आती, और इंग्लिश भी आती होगी तो शायद सब लोगों को ना आती हो. लेकिन जो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, वो उनको आती होगी. तो अगर मैं वहीं के किसी पर्सन को उठाऊंगा, एजेंट बनाऊंगा, और वहां का पर्सन तो वहां के लोकल लोगों के साथ वैसे ही बहुत फेवरेबल है, परिचित है, तो वहां से वो इंटरेक्ट तो अपने बिजनेस के लिए भी कर रहा था, हमारी भी दो चार चीजें बेच देगा, तो बल्कि मेरा बिजनेस और ग्रो करेगा. मैं खुद चला जाऊंगा तो उतना बिजनेस नहीं कर सकता. उनको वैसे ही लगेगा कि ये हमारे एरिया का नहीं है, सिटी का नहीं है, तो इंटरेक्शन उतना इजीली कंफर्टेबली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो ऐसी जगहों पर भी कंसाइनमेंट बिजनेस करके पहले बिजनेस को ग्रो किया जाता है, तब जाके देखा जाता है कि आपको ओनरशिप भी करनी है, ये क्या करना है. और इवन मैं वहां पर कल को परसों को ओनरशिप भी ले लेता हूं, जगह भी खरीद लेता हूं, तो भी मैं वहां पर स्टाफ कहां का रखूंगा? तो भी मैं वहीं का रखूंगा. मैं अपनी दिल्ली का स्टाफ वहां रखूंगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को. डन. आगे लिखो. नेक्स्ट इज द फर्स्ट पर्सन who is sending the goods is known as consignor और प्रिंसिपल. क्वेश्चन में हमें नहीं पता वो क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेगा, इसलिए हमको हर एक टर्म्स पे बिल्कुल क्लियर रहना है. तो पहला व्यक्ति जो सेंड करता है गुड्स, उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनर. एंड द पर्सन टू whom goods are sent for further selling is known as what? Is known as consignee, or we can say agent. Okay जी. So you all know every business involves some sort of risk. हर बिजनेस में रिस्क होता है. रिस्क है तो ही रिवॉर्ड है. ये तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा. जो बिजनेस की डेफिनेशन ही होती है उसमें रिस्क होता है. जॉब में ऐसा आपका कोई रिस्क नहीं है. क्या है जॉब में रिस्क? ये रिस्क है कि एक महीना किसी के यहाँ काम करोगे, वो सैलरी नहीं देगा. ये रिस्क है ना बस आपका, और तो कोई रिस्क नहीं है. वो भी अगर कोई डंकी कॉर्पोरेट होगी तो ऐसा काम नहीं कर सकती.
कोई लाला कंपनी या फर्म होगी, वहां पर हो सकता है कि आपने काम भी किया और उसने आपको पैसे नहीं दिए, हो सकता है कुछ ऐसी जगह पर होता हो। अदरवाइज जो प्रॉपर जॉब्स हैं, मैकेनिज्म है यहाँ पर, वहां पर ये काम नहीं हो सकता। बिजनेस में क्या रिस्क है? बिजनेस में तो जितनी आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है सारी खत्म होने का रिस्क है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूब जाते हैं अगर बिजनेस आप प्रॉपरली नहीं करते तो बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क, बट जॉब और सम अदर फॉर्म ऑफ वर्क डजंट इन्वॉल्व एनी रिस्क, उसमें ऐसा सच कोई भी रिस्क नहीं होता। तो यहां पर रिस्क किसका है? कंजाइनर का है कि कंजाइनी का है? कंजाइनर का है, क्योंकि ओनर कौन है? कंजाइनर है। तो जब रिस्क कंजाइनर का है तो रिवॉर्ड्स किसके होने चाहिए? वो भी कंजाइनर के होने चाहिए। तो आपको इस पूरे टॉपिक में ध्यान रखना है, बिजनेस किसका है? कंजाइनर का। रिस्क किसका है? कंजाइनर का। प्रॉफिट लॉस किसका है? कंजाइनर का। ओके जी, खर्चे किसके हैं? वो भी कंजाइनर के। सारा बिजनेस कंजाइनर के इन अराउंड घूम रहा है, और कंजाइनी को क्या मिलेगा बदले में? कमीशन मिलेगी। तो आओ जी, इसको हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट लिखो, ओनली possession of goods only possession of goods is transferred to consignee. Only possession of goods is transferred to consignee and not the ownership of goods. ओनरशिप ऑफ गुड्स अभी भी कंसाइनर को ही बिलोंग करेगी, चाहे वो सामान ना भी बिके और कंसाइनी के पास पड़ा हो। एंड नॉट द ओनरशिप ऑफ गुड्स। फिजिकल पोजेशन क्या है? फिजिकल पोजेशन जाने का यह मतलब नहीं होता कि सामने वाला ओनर बन जाएगा। आप लोग लॉ में एक एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, या पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है। तो वहां पर ये चीजें आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी कि ओनरशिप होना लीगली और पोजेशन होना आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर मैं सामान भेज रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। सिर्फ फिजिकल ट्रांसफर यहां पर ट्रांसफर हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। आगे लिखो, रिस्क ऑफ गुड्स, रिस्क ऑफ गुड्स स्टिल रिमेन्स with the consignor, with the consignor. Only possession of goods is transferred to consignee, not the ownership. Done. अब हम लोग एक थोड़ी सी सिचुएशन अलग लेते हैं। अलग सिचुएशन क्या है? अब हम मान लेते हैं कि भाई अभी कंसाइनी कुछ भी काम नहीं कर रहा था, मे बी बस उसके पास जगह थी। तो जब हम लोगों ने टेंडर अनाउंस किए तो बाकी लोग तो फिर भी बिजी थे, इसलिए वो उतने ज्यादा एक्टिवली हमारे टेंडर को रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, फॉलो अप नहीं कर पाए। एक पर्सन था जयपुर में जो कभी बिजनेस करता था, आज उसका बिजनेस खत्म था, लेकिन उसके पास जगह थी। जगह तो हो सकती है ना। और उसने सोचा खाली जगह रखने से बढ़िया ये जो अपॉर्चुनिटी आई है इसको ले लूं। और उसने उस खाली जगह पर आपका कंसाइनर का सामान बेचने का फैसला कर लिया और बोला कि हाँ जी, मैं एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हूं, ये पकड़ो एडवांस और अपना सामान भेजो, मैं आपका सामान यहां पर बेचता हूं। क्योंकि कुछ साल पहले मैंने खुद यही बिजनेस किया था, मुझे इस बिजनेस की बहुत नॉलेज है, लेकिन क्योंकि अपना ब्रांड डेवलप कर रहा था तो बहुत टाइम लग रहा था, इस वजह से उतना नहीं चल पाया। मेरा ड्रीम यही था बिजनेस करना। तो अगर किसी पर्सन का कोई ड्रीम हो या पैशन हो, उसको कहीं पर भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उसको पकड़ लेता है। तो उसने कहा ये काम तो मैं ही करूंगा। कंपनी को भी बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई पर्सन इतनी शिद्दत से हमारा काम करने के लिए आगे आ रहा है तो क्यों ना इसी को पहले मौका दिया जाए। तो उन्होंने अपना एजेंट किसको बनाया? उसी पर्सन को बनाया। अब जब वहां पर काम होगा, सेलिंग होगी, तो बहुत खर्चे भी आएंगे। ओके जी, उसने देखा कि जो पहले उसके पास एयर कंडीशनर था शायद यही वर्क कर जाए, पर इतने सालों से तो उसका बिजनेस बंद पड़ा था, तो देखा वो खराब हो गया, या ऐसा हुआ है कि उस पर कुछ खर्चा आएगा। और जब बिजनेस स्टार्ट भी करा उसने, तो जो ट्यूबलाइट चल रही थी तब तक तो वो ठीक ठाक थी, जरा 10 दिन 15 दिन हुए, अब लगता है कि उसमें और भी खर्चा होना चाहिए, और 10-15 ट्यूबलाइट्स लगेंगी, या और भी कुछ छोटे मोटे खर्चे कराने पड़ेंगे, पेंट कराना पड़ेगा, बाकी चीजें करानी पड़ेंगी। ये सारा खर्चा क्या कंसाइनी खुद करेगा या इस खर्चे के पैसे वो कंसाइनर से लेगा? मिक्स्ड आंसर्स।
कितने लोग कह रहे हैं कंसाइनर से लेगा, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर जगह उसकी है तो इसलिए उसको खुद ही करने पड़ेंगे अगर उसको ये टेंडर लेना है, काम करना है। मुझे बताओ जी, बिजनेस किसका है, रिस्क किसका है, प्रॉफिट किसका होगा, लॉस किसका होगा? तो ये बिजनेस को चलाने के खर्चे कौन करेगा? कंसाइनर ही करेगा। ओके जी, अभी आप लोग इंटरमीडिएट में हैं, आगे आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे। ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपके जो प्रिंसिपल होंगे, उनको भी प्रिंसिपल बोलते हैं, जो भी सीए होंगे, सीएमए होंगे, जिनके अंडर आप आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग करेंगे, वो आपको ऑडिट पे भेजेंगे। मान लेते हैं उन्होंने भी आपको ऑडिट पे जयपुर भेजा। ओके जी, आपको बोला है जयपुर में जाना है, इस कंपनी के ये आपको 10 काम करके आने हैं, यही ऑडिट का हमारा स्ट्रक्चर है, ऑडिट प्रोग्राम है। ओके जी, और उन्होंने आपकी टिकट करवा के दे दी, ये लो जी दिल्ली से जयपुर जाती है शताब्दी एक्सप्रेस, इसमें चले जाना। आप सुबह सुबह न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां से आप जयपुर पहुंच जाते हैं 4-5 घंटे में। ओके, और वो 10 दिन का प्रोग्राम है। होटल वोटल की भी उन्होंने टिकटें कराई हुई हैं, वो भी सब आपको दे दी, आप वहां पर भी मैनेज कर रहे हैं। क्या और भी कुछ आपके खर्चे होंगे या उन्होंने सब कुछ करवा के दे दिया? क्या खर्चे होंगे? सॉरी, खाने पीने का खर्चा होगा, उसके लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपको। और भी कुछ खर्चा हो सकता है, कुछ आपको स्टेशनरी चाहिए हो सकती है ऑडिट करने के लिए या हाँ जी, स्टे के लिए तो उन्होंने मान लेते हैं होटल की भी आपको जगह करवा के दे दी, टिकट विकट दे दी, और नहीं दी तो वो भी खर्चा हो जाएगा। वहां के ट्रैवलिंग, अगर वहां पर मान लेते हैं 2-3 ब्रांचेस का आपको ऑडिट करना है तो आपको जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ जी, खाने पीने का खर्चा, वही फूड वगैरह सब उसी में आ गया। अब ये मत बोलना सर ऑफिस खत्म होने के बाद मूवी देखने का खर्चा, जयपुर एक्सप्लोर करने का खर्चा, वो भी लेंगे हम उनसे, हवा महल में हवा खाने का खर्चा। ठीक है जी, तो वो आपको ऑडिट वर्क से रिलेटेड जो खर्चा है, क्या आप अपनी पॉकेट से करेंगे? अभी तो उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, बस ये 2 चीजें करवा के दे दी, चले जाओ, और आप ऑडिट करके आ गए। क्या वो खर्चा आप ही के पॉकेट से हो गया जहां आपको स्टाइपेंड मिलता है बहुत छोटा सा, या आप वो खर्चा अपने प्रिंसिपल से मांगेंगे? मांगेंगे। तो जब हम खर्चा पहले कर चुके होते हैं और उसके बाद हम उस खर्चे को मांगते हैं, या उस खर्चे को हम टेक्निकली बोलते हैं फाइल करते हैं, क्योंकि आपको रिटर्न वे में बताना पड़ेगा, आपको उसके बिल लगाने पड़ेंगे। अब ये छोटे मोटे खर्चों में तो क्या आपके प्रिंसिपल बिल लेंगे कि सर हमने वो तफरी पे थोड़ी सी चाय पी ली थी 4 लोगों ने, ओके, वो हमारे 50 रुपए लगे। अब इसका कोई बिल थोड़ी होता है, चाय वाला क्या बिल आपको बना के देता है? चाय 2 बिस्कुट ले लिए। तो हर चीज की बिलिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बड़े खर्चे होते हैं उसकी तो बिलिंग होती है। अब अगर होटल भी उन्होंने ना करवा के दिया होता तो होटल वाले तो आपको बिल देते ना। ओके, तो जो भी आपका पूरा खर्चा होगा वो आप फाइल करेंगे, मतलब बताएंगे, और वो सारे जेन्युइन होने चाहिए, तो आपका एम्प्लॉयर जो है या आपका जो प्रिंसिपल है वो रीइंबर्स कर देगा। क्या टर्म बोलते हैं उसको? रीइंबर्स, दोबारा से पे कर देना। पहले तो आपने पे किया, अब दोबारा से हम आपको करने। हर जगह पर यही स्ट्रक्चर रहता है। आप लोग जब जॉब में भी जाएंगे तो आपको कुछ जगह पे आपको जाना पड़ेगा कंपनी के काम से, या फिर कुछ आपको वो ट्रिप भी अलाउ करते हैं जो घूमने के लिए होता है, 1 साल में 1 ट्रिप आपको अलाउड है। और वहां पर भी वो क्या बोलते हैं कि हम आपको पहले पैसे नहीं दे रहे, लेकिन लिमिट है, आपको एक डोमेस्टिक ट्रिप अलाउड होगा, और अगर आप थोड़े अपर लेवल पे जाते हैं, थोड़े ज्यादा ईयर्स हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 1 साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप भी कंपनी फंड करती है, ताकि आप रिलैक्स कर सको। अच्छे से रिलैक्स करके आओगे तभी तो बेटर तरीके से काम कर पाओगे। उनके लिए एम्प्लॉय भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, एक एसेट है, तो उनको उसका भी रख रखाव रखना है, ध्यान रखना है, तभी वो पूरे एनर्जी से काम कर सकता है। मान लेते हैं उन्होंने बोला अगर आपका डोमेस्टिक ट्रिप है तो 1 लाख रुपए तक आप खर्चा कर सकते हैं, अपनी फैमिली को ले जाओ 4 लोग तक, और इंटरनेशनल है तो 2.5 लाख 3 लाख तक का आप खर्चा कर सकते हैं। तो अब आपने ट्रिप करा केरल का, 4 लोग आप और बाकी 2-3 लोग और, 4 लोग आप केरल में गए, आपने वहां ट्रिप करा और आपका टोटल खर्चा आया 80,000 रुपए का, आपने 80,000 वहां पे करे। आपको कंपनी कितने रुपए देगी? 1 लाख देगी कि 80,000 देगी? एंड सेकंड ऑप्शन, आपका खर्चा जो था, अब घूमने जाते हैं तो लिमिट बना के थोड़ी जाते हैं सच, ये थोड़ी एंजॉय करना बंद कर देंगे अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है। आपका खर्चा हो गया 1,20,000 का, कंपनी आपको 1 लाख देगी कि 1,20 देगी? तो 1 लाख ही देगी। 1 लाख एक मैक्सिमम लिमिट है, प्रोवाइडेड उतने के आपके पास बिल्स हो,
आपने उतने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए हों। अगर कम ही खर्चा हुआ तो 1 लाख कैसे दे दें? ऐसा थोड़ी है कि ट्रिप भी लगा के आ गए और 20,000 हमसे प्रॉफिट कमा गए, ऐसा तो नहीं करने देंगे ना। 80 लगा तो 80 ले लो, कहानी खत्म। सिमिलरली यहां पर भी कंसाइनी को अपने खर्चों की डिटेल्स देनी होगी और खुद ही करने होंगे। अब मान लो वो जयपुर में बैठा हुआ है, फैन चलते चलते बंद हो गया, हो सकता है कि नहीं उसका कंडेंसर खराब हो गया, तो क्या कंसाइनर को फोन करेगा कि आओ जी 350 किलोमीटर कार चला के और कंडेंसर लेके आओ 100 रुपए का, और वो कंडेंसर दिल्ली की इलेक्ट्रीशियन की दुकान से लेकर आ रहा है और साथ में इलेक्ट्रीशियन को भी बिठा के ला रहा है कार में, अपना काम धंधा बंद करके? इज इट पॉसिबल? या ये काम तो कंसाइनी को बताना भी नहीं चाहिए कंसाइनर को उस टाइम पे कि ये खराब हो गया, बस सीधा सीधा लगवा लेना चाहिए और जब मंथ के एंड पे रीइंबर्समेंट शीट देगा तो तब लिख देगा। ये तरीका बनता है? या इसके लिए भी पहले फोन करके इजाजत ले कि 200 रुपए का खर्चा है, करवा लूं कि ना करवाऊं? ऑब्वियस सी बात है वो मना तो करेगा नहीं, बिजनेस उसका ही चल रहा है उससे। तो इन सब खर्चों को क्या बोलते हैं? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो पहले तो कंसाइनी कर देगा अपने आप और बाद में वो किससे ले लेगा? कंसाइनर से ले लेगा। और ऐसे नहीं लेगा कि मंथ कंप्लीट होगा तो ही ले लेगा, एक्चुअल में जो सारा पैसा है वो इकट्ठा ही किसके पास हो रहा है? कंसाइनी के पास। सेल तो वही कर रहा है ना, तो जितनी ज्यादा उसकी सेल हो रही है उसमें से सारे अमाउंट्स को डिडक्ट कर देगा। वो कहेगा मेरी कमीशन इतनी बनती है, मैंने पहले ही काट ली, मैंने खर्चे खुद से इतने किए थे, मैंने वो भी माइनस कर दिए, मैंने आपको एडवांस दे रखा था, मैंने वो भी माइनस कर दिया, अब आपका इतना बचा, मैं अकाउंट से डॉक्यूमेंट देख रहा हूं, भेज रहा हूं, चेक कर लो, आप वहां कंफर्म करते हो, मैं आपको पैसे भी भेज दूंगा। समझ में आया? ऐसा नहीं होगा कि जितनी सेल हो रही है पहले पूरी सेल जाएगी, फिर वहां से कंडेंसर के पैसे आएंगे, फिर वहां से एडवांस के पैसे आएंगे, फिर वहां से कमीशन के पैसे आएंगे। ऐसा टाइम पास नहीं करना। फिर अकाउंटिंग की क्या हो रही है? अकाउंटिंग हमारी ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करती है और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती। एक ही बार पैसे जाएंगे फ्रॉम कंसाइनी टू कंसाइनर, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। वही हमको कैसे अकाउंटिंग में शो करना है, वो हमारा काम है। समझ में आया सबको सारा का सारा प्रोसेस? चले आगे, तो लिखो इसके आगे। कंसाइनी इज एंटाइटल्ड, consignee is entitled to commission in consideration of services rendered in terms of sale of goods। तो क्या सर्विस रेंडर की है? कंसाइनी ने सेल ऑफ गुड्स की और उसी सेल ऑफ गुड्स के बदले में उसको क्या मिलता है? कंसीडरेशन, कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। आगे चलते हैं। एनी प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑन सेल ऑफ गुड्स, any profits or losses on sale of goods किसको बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू कंसाइनर। आपको इन सब चीजों पे बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी रखनी होती है, क्योंकि जब आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हर एक बिल्कुल सिमिलर हो ऐसा नहीं होता। पहला बिजनेस टॉय का हो रहा होगा, दूसरा टूथपेस्ट का हो रहा होगा, तीसरा क्लोथ का हो रहा होगा, फिर फुटवियर का हो रहा होगा। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अपने आप को उस बिजनेस में ढाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर एक आप ट्रैक नहीं बना सकते कि 2-4 क्वेश्चन कर लिए अब तो ऐसे ही चलता रहेगा। नो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा और आपको एट द सेम मोमेंट सोचना है कि इसमें आपका परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसीलिए इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए। तो जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तब आपको समझ आएगी कि इन चीजों को मैंने क्यों इतना ज्यादा आपको डेप्थ में और इतने सारे एग्जांपल्स देके पढ़ाया था। चलें जी आगे। हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी थी परफॉर्मा इनवॉइस की, उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब परफॉर्मा इनवॉइस
A pro forma invoice is a document sent by consignor to consignee at the time of dispatch of goods at the time of dispatch of goods and it looks like an actual invoice. It looks like an actual invoice but is not really one. But is not really one का मतलब एक्चुअल में होता नहीं है, बस दिखता है, एक्चुअल इनवॉइस की तरह दिखता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, बट असलियत में वो एक्चुअल इनवॉइस नहीं होता, क्योंकि जो एक्चुअल इनवॉइस के रूल्स हैं वो इसमें फुलफिल नहीं होते। गवर्नमेंट बोलती है आपको इनवॉइस तब काटना है जब आप सामान किसको दे रहे हो, कस्टमर को दे रहे हो, और आप सामान देने के बाद उस कस्टमर को लायबल बनाओ और वो आपकी बुक्स में डेटर बने। क्या जब कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है तो क्या कंसाइनी कंसाइनर की बुक्स में डेटर बन जाता है? क्या उसने उससे डायरेक्ट पैसे लेने हैं कि वो कस्टमर को सेल करेगा उतना ही देगा? अगर 50% सेल हुआ तो 50% ही देगा। अगर आपने डेटर बना दिया तो आप तो 100% सामान भेज रहे हैं, पूरे पे बना देंगे, वहीं गलती हो जाएगी। सेकंड थिंग, अगर आपके पर्टिकुलर स्टेट में, कंट्री में, एरिया में उस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी टैक्स लगता है वो भी आपको किससे लेना है? कस्टमर से। क्या आप सामान भेजते वक्त ही जीएसटी लगा देंगे? गुड्स ही भेज रहे हैं ना, तो लगा दो जीएसटी। क्या लगा देंगे? नहीं लगा सकते। 5%, 18%, जो भी रेट है 28%, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। ऑल्दो ये तो दूसरी स्टेट में जा रहा है तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। आप लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा, ओके जी, वहां पर इंटीग्रेटेड जीएसटी आपका लग जाएगा। तो ये सब चीजें करनी है क्या कंसाइनर को? नो, बस सामान बेच के एक छोटी सी पर्ची एक्नॉलेजमेंट की तरह काम हो रहा है। चलो जी आगे लिखो। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस is made only to convey information to the consignee regarding quantity, varieties, prices and expenses incurred, and it does not make him liable like a trade debtor। इसको वो डेटर नहीं बना सकता इस इनवॉइस के थ्रू। नोट इट डाउन एवरीवन। ओके जी, यहां तक सबको सब चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं। हम लोगों ने बात करी थी कि कंसाइनी को इतना सब करने के लिए एक चीज मिलती है, उस चीज का क्या नाम होता है? कमीशन। अब आप मुझे बताओगे लॉजिकली कमीशन उसको किस बेसिस पे देनी चाहिए? सेल पे दे दें। जो सामान बिक रहा है उस पे कमीशन दे दें। ठीक है जी, सबका आंसर है सेल। चलो कंसाइनी जयपुर में बैठा हुआ है और उसने सामान बेच दिया, ठीक है जी,
उसने 90% सामान बेच दिया, लेकिन पेमेंट कुछ भी नहीं आई, सारा उधार पे बेचा, क्या कंसाइनर कमीशन बांटता जाए? अभी तो आपने बोला सेल पे, सेल तो क्रेडिट सेल भी होती है। प्रॉफिट पे क्या कंसाइनी बेचारा उस टाइम पे प्रॉफिट निकाल रहा है? प्रॉफिट तो कब निकलेगा? बहुत बाद में, जब सब चीजें पूरी हो जाएंगी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी हो जाएगा, तो कंसाइनर दिल्ली में बैठ के अपने अकाउंटेंट के साथ ट्रेडिंग P&L बनाएगा, तब जाके प्रॉफिट की बातें होंगी। अभी प्रॉफिट कहां से इतनी जल्दी निकल जाएगा? प्रॉफिट में तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं और भी 10 चीजें आती हैं। हाँ जी, और कमीशन की आप बात कर रहे हैं, कमीशन तो खुद ही एक एक्सपेंस रहेगा प्रॉफिट निकालने से पहले, और अभी तो पहले कमीशन निकलवा रहे हैं हम। कमीशन ही अगर प्रॉफिट पे हो गई, जो बाद में निकलेगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, आपने सेल बोला, मैंने इतनी सी बात क्या कह दी कि उसने क्रेडिट पे सामान भेजा, आप तो दूसरी दुनिया में चले गए, अपनी बात ही भूल गए आप लोग। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती। कैश सेल पे, तो इसका मतलब जो कैश वाली ही सेल होगी, बस उसी पे कमीशन उसको मिलेगी। इसका मतलब आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई सिर्फ कैश में ही सामान बेचियो, और जयपुर में ही उसकी जगह के साथ ही एक और नेबर में दुकान है जो कैश क्रेडिट हर तरीके से बेचता है। फिर तो आप अपनी सेल खुद ही खत्म करा रहे हैं। कस्टमर आपके पास क्यों आएगा जब आप कैश सेल पे ही सब चीजें करवाना चाहते हैं? हाँ जी, मतलब टोटल सेल हो गई, क्या कंडीशन लगाएगा? किसका लॉस होगा? कंसाइनी का लॉस हो जाएगा। चलो इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ जी, कैश का अलग देगा, क्रेडिट पे अलग देगा। मतलब क्रेडिट सेल वो सेल है जिसका तो अभी पैसा कंसाइनी के पास ही नहीं आया, तो कंसाइनर के पास तो और भी बाद में पहुंचेगा। एक चीज का पैसा आपके पास भी नहीं आया और आप कह रहे हैं कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी, तू तो ले अपनी कमीशन, मेरे पास आता रहेगा अगर किस्मत मेरी अच्छी हुई। अगर मैं सुबह शाम भगवान का पूजा पाठ करता हूँ तो आ जाएगा, नहीं तो तेरी तो कमीशन पक्की है। हाँ जी, अभी ऐसे खतरनाक वर्ड हम नहीं बोलेंगे। अभी आधे बच्चे डर के बाहर जाने वाले थे कि कैसी कैसी बातें हो रही हैं। उसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद उठाएंगे जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। देखो जी, प्राइमरीली तो मतलब यही है, जब उसका जिम्मेदारी ये है सामान बेचने की है ना, तो जब सामान बिकेगा तो उसको कमीशन मिलनी चाहिए। इसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि कैश में बिकेगा कि क्रेडिट में बिकेगा कि कैसे बिकेगा। आपने क्या आज तक कभी अकाउंटिंग में कैश और क्रेडिट में भेदभाव किया? अगर बचपन में आपको पहली एंट्री पढ़ाई जाती थी, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम 5000, क्या उसकी एंट्री नहीं करते थे? कि हम तो सिर्फ तभी एंट्री करेंगे जब पैसा आएगा। अभी तो उधार में कहानी चल रही है, क्या जर्नल नहीं करते थे? करते थे। ये हमारी अकाउंटिंग बोलती है कि आपको एक्रूवल बेस पे काम करना है। वो ट्रांजैक्शन अकर हो गई, यू हैव टू पास द एंट्री, पैसे आते रहेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट वो भी यही कहता है। रेवेन्यू को कब मानते हैं कि रिकॉग्नाइज हो गया? व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड। गुड्स बेच दिए, सर्विस रेंडर कर दी, अपनी लीगल ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी। पैसा कब आएगा नहीं आएगा वो मैटर नहीं करता। क्या मैं ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल सिर्फ कैश वाली लिखता हूं या दोनों लिखता हूं? तो क्रेडिट वाले को भी तो आप सेल मान रहे हैं ना, और उस क्रेडिट सेल से ही आपका जीपी भी आ रहा है और उसका ही इंपैक्ट आपके एनपी पे भी आ रहा है। तो सेल है, चाहे कैश में हो या क्रेडिट में हो। इसका मतलब हमको उसको कमीशन तो देनी ही पड़ेगी अगर उसने सामान कैसे भी बेच दिया। और हम उसके ऊपर ये अगर क्लॉज लगाएंगे कि भाई सिर्फ कैश में बेचियो, तो हम अपना ही बिजनेस खराब कर रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हो सिर्फ कैश में, बाकी दुनिया नहीं बोल रही। बाकी लोग तो दोनों मोड में बेच रहे हैं, चाहे प्राइसिंग उसकी कुछ भी हो। कैश में थोड़ा सस्ता रहता है, कैश डिस्काउंट की वजह से क्रेडिट थोड़ा सा महंगा हो जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कॉन्सेप्ट उसी में आता है कि वो पेमेंट बाद में रियलाइज होगी तो टाइम लेट होगा। आज पैसे की वैल्यू ज्यादा है, कल कम हो जाएगी, तो उसी को वो डिस्काउंट के फॉर्म में ऑफर करते हैं कस्टमर को कि आज आप मुझे ज्यादा वैल्यू वाला 1000 रुपए 5000 रुपए दे रहे हैं। दूसरा कस्टमर 1 महीने बाद देगा तो थोड़ी सी वैल्यू उसकी कम मेरे को मिलेगी। डन। तो इसका मतलब ये तो सबको क्लियर हो गया कि कमीशन मिलेगी तो टोटल सेल्स पे मिलेगी। तो आओ जी,
हेडिंग डालेंगे सब लोग, कमीशन। आज हम मोरलेस अपने सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर कंप्लीट कर लेंगे एक ओवरव्यू मैनर में। फिर हम लोग इसकी अकाउंटिंग वाले लेवल पे नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होगी, किन की बुक्स में करनी है, एवरीथिंग। आज हम पूरी स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमीशन मिलती है किसको? कंसाइनी को। कमीशन इज द रेमनरेशन पेड टू कंसाइनी, paid to consignee by consignor in consideration of services rendered by consignee। जो कंसाइनी ने सर्विसेज रेंडर की हैं उसके बदले में उसको कमीशन दी जाएगी। ऑल राइट। और हमारे कंसाइनमेंट टॉपिक में कमीशन कितनी टाइप्स की होती हैं? कमीशन आर ऑफ 3 टाइप्स। क्या है ये 3 कैटेगरी? पहली कैटेगरी ऑर्डिनरी और नॉर्मल कमीशन। सेकंड कैटेगरी ओवर राइडिंग कमीशन, इसके फीचर्स को भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। एंड लास्ट वन इज डेल क्रेडिटर कमीशन। डन। ऑर्डिनरी नॉर्मल का मतलब है कि बस जो सेल हुई उसी पे कमीशन दी जाएगी। नॉर्मली जो देना चाहिए लॉजिकली, कुछ इधर उधर की इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या दोगे? तो जो भी सेल करेगा कंसाइनी, उस पे जो भी रेट ऑफ कमीशन आपके म्यूचुअली डिसाइड करी होगी वो उसको दे देंगे। सिंपल, ये हो जाएगी आपकी ऑर्डिनरी या नॉर्मल कमीशन। अब कभी कभी क्या रहता है, आपने कंसाइनी को बोला कि भाई ये जो सामान है ना हमारी दिल्ली के मार्केट में 100 रुपए का बिकता है तो आप भी 100 का बेच देना। उसने हमारा प्रोडक्ट देखा और उसने कहा आपकी दिल्ली की मार्केट में 100 का बिकता होगा, मेरी जो जयपुर में सेंट्रल मार्केट है ना उसमें कस्टमर आपकी दिल्ली से भी अच्छा आता है, और जो यहां पर बाकी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स हैं वो इसी क्वालिटी के प्रोडक्ट को 150 का बेचते हैं। मैं तो इसको 120 130 का बहुत प्यार से बेच पाऊंगा, 120-30 पे भी कस्टमर को लगेगा कि सस्ता ही बेच रहा हूं। आप लोगों ने ऐसे बहुत बार देखा होगा, प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं आप मार्केट से लेकर आते हैं अलग प्राइस पे, लेकिन उसकी जो एमआरपी है वो बहुत ज्यादा होती है। देखें कभी आपने ऐसे प्रोडक्ट की? नहीं देखे। उसके पीछे रीजन यही होता है कि हम एमआरपी तो हायर ही रखें ताकि अगर हमको किसी और स्टेट में उसको इस प्राइस से अलग भी बेचना हो तो वो बिक सकता है, ज्यादा पे भी बिक सकता है। लेकिन ऑब्वियसली एक एक्ट है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली एमआरपी से आप ऊपर नहीं बेच सकते, तो वहां तक बेचेंगे लेकिन स्टिल थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, आप लोगों ने अगर आप लोगों ने ब्रेड देखी हो तो ब्रेड के बैग पे प्राइजेस लिखे होते हैं, दिल्ली के लिए इतना, अदर स्टेट्स के लिए इतना, या किसी और स्टेट का नाम भी होता है। तो वो भी प्राइसिंग स्टेट टू स्टेट क्या करते हैं, डिफर करते हैं। आप सब लोग अपनी नोटबुक का लास्ट वाला पेज देखो और उस पे देखो क्या प्राइस लिखा हुआ है, और खुद सोच के बताओ क्या आप इस प्राइस पे लेकर आए थे या इससे कम पर लेकर आए थे? कम पर लेकर आए होंगे मोस्टली सब लोग। अगर आपका बहुत ब्रांडेड नोटबुक नहीं है तो बिल्कुल काफी कम पर लाए होंगे, क्योंकि जो लोकल सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड्स होते हैं उनके अंदर हम मार्जिन और ज्यादा लेकर चलते हैं। अब अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसाइनी को लग रहा है मैं और प्रॉफिट मार्जिन आपको दिलवा सकता हूं या मैं सेल ज्यादा अमाउंट पे कर सकता हूं, तो वो एक्स्ट्रा जो सेल हो रही है उस पर किसका बेनिफिट हो रहा है?
कंजाइनर का। देखा जाए तो दोनों का हो रहा है, आओ समझते हैं मैथमेटिकली। कंजाइनर ने बोला कि भाई हम इस गुड्स को बेचते हैं अपनी स्टेट में 100 का, आप भी बेच दो 100 का। अगर कंजाइनी इसको 100 का बेचता तो उसको कमीशन किस अमाउंट पे मिलती? 100 पे मिलती। और मान लेते हैं कंजाइनर को इस सामान को सब कुछ लाने में और सब कुछ करने में इसकी पूरी कॉस्ट हो जाती है कितनी? 90 रुपीज। तो वो 10 रुपए प्रॉफिट पे धंधा कर रहा था। यही 10 रुपए उसको दिल्ली में मिलते थे, यही 10 रुपए उसको कंजाइनी के वहां से मिलते होंगे। या मान लेते हैं 2-3 रुपए पर नोटबुक खर्चा भी हो जाता है भेजने में तो 7 रुपए कमाता होगा। अब कंजाइनी ने बोला कि हमारी मार्केट तो बहुत अच्छी है, 100 रुपए तो छोड़ो, मैं आपको इसी के कितने रुपए लाके दे सकता हूं? 120 रुपए। क्या इस चीज को कंजाइनर मना करेगा कि अगर वो ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है? मना करेगा? नहीं करेगा। और जब उसने इसको 20 रुपए बढ़ा दिया तो ज्यादा फायदा किसका हुआ? कंजाइनर का या कंजाइनी का? कंजाइनर का। मान लेते हैं कमीशन कुछ भी हो, 5% हो, 10% हो, तो पहले इसको 100 का 10% कमीशन मिलता था तो कितना मिलता था? 10 रुपए। अब उसकी 2 रुपए कमीशन बढ़ गई, कितनी हुई उसकी? 12 रुपए। लेकिन उसने प्रॉफिट कितना बढ़ाया? 20 रुपए। तो नेट प्रॉफिट 20 में से 2 दे भी देगा कंजाइनी को तो भी उसका कितना बच जाएगा? 18 रुपए बच जाएगा। तो 10 कमाने के लिए उसने बोला था 10 + 18 28 का प्रॉफिट करा दिया। मतलब 10 का लगभग और डबल हो गया, 10 में 18 और जोड़ दो। तो अच्छा खासा फायदा हुआ कंजाइनी को कि नहीं हुआ? देखा जाए तो अच्छा खासा, क्या बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। कंजाइनी को तो छोटा सा अमाउंट मिला 2 रुपए और उसको कितना और मिल गया? 18 रुपए और मिल गया। तो इसी के लिए कंजाइनी और मोटिवेटेड रहे। कंजाइनर नॉर्मल कमीशन से हटके एक और कमीशन देता है जिसका नाम क्या है? ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर का मतलब होता है एक लेवल से ज्यादा, राइडिंग का मतलब जो चला रहा है, कौन चला रहा है? कंजाइनी। तो ज्यादा अमाउंट पे बिजनेस को सेल कर रहा है, चला रहा है, उसके लिए इसको कमीशन दी जाएगी। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? जो भी वो एक्सेस प्राइस पे बेचेगा उस पे उसको अलग से भी कमीशन दी जाएगी। एक्सेस प्राइस इंटू जो भी कमीशन का परसेंटेज रहेगा। सर क्या ये वाला कमीशन का परसेंटेज और ऑर्डिनरी नॉर्मल वाला सेम रहता है? जनरली नहीं रहता सेम, क्योंकि नॉर्मल कमीशन तो एज पर एग्रीमेंट जो सेट हुआ वो आपको देनी है। यहां तो आपको पूरा का पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट वो दे रहा है। तो हो सकता है कंजाइनी यहां पर माने ना वही वाला रेट, वो कहेगा 10% तो नॉर्मल कमीशन का रेट था, ये तो आपको 20 रुपए सूखा सूखा मैं दिलवा रहा हूं, या तो ये हम आधा आधा कर लेते हैं, मैं नहीं कराता तो आपको भी ना मिलते 10 रुपए एक्स्ट्रा, मुझे भी ना मिलते, या कम से कम मुझे 25-30% तो दो, 1/4 तो दो, ये 20 में से मेरे को कम से कम आप 5 रुपए तो दो। क्या कंजाइनी का ये बोलना जायज आपको लगता है कि नाजायज लगता है? जायज लगता है। उसका तो बेचारे का काम ही है सामान बेच के कमीशन कमाना, वो कोई बिजनेस तो कर नहीं रहा कि प्रॉफिट कमाएगा। और वो ये काम ना भी करे तो फिर आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना, फिर तो आप 90 का 100 90 का 100 करते जाओ। आपको 100 से कुछ और प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कंजाइनी की वजह से ही मिल रहा है, तो आपको भी इसके लिए उसको कुछ और एक्स्ट्रा ऑफर करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग कमीशन। सर और कब मिलती है ओवर राइडिंग कमीशन कंजाइनी को? जब कंजाइनर बोलता है कि ये तो हमारा एक यूएसपी प्रोडक्ट था, ये तो आप कस्टमर को अच्छे से कन्विंस करो ना करो, वो तो घर से सोच के ही आता है इस ब्रांड का ये वाला प्रोडक्ट लेना है, इसमें आपकी कन्विंसिंग पावर मुझे कहीं नहीं दिखती। घर से आदमी सोच के आता है कि अगर एलईडी टीवी लेना है तो कौन सी कंपनी का लेना है, सैमसंग का लेना है, सोनी का लेना है, एलजी का लेना है, ये तो घर से सोच के आता है। आप कोई ऐसे प्रोडक्ट का, ऐसे ब्रांड का टीवी बिकवा दो तो मैं आपको मानूं कि आप में कुछ अच्छी कन्विंसिंग पावर है, सेल्समैन स्किल्स है आपके अंदर। ऐसे ही होता ना। अभी आप लोग कभी भी जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे या कहीं पर भी, आपको हमेशा जो सेल्समैन होगा कौन सा वाला प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्यादा मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा? जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा, जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े ब्रांड बोलते हैं हमारा सामान आपके शोरूम में जाना हमारी शोभा नहीं बढ़ाता। किसकी बढ़ाता है? आपकी बढ़ाता है। कि आपके शोरूम में सोनी का 50 इंच का, 60 इंच का, 70 इंच का टीवी लगा है तो आपकी शोभा बढ़ा रहा है, आपके आउटलेट की रेपुटेशन बढ़ा रहा है।
सैमसंग वाला भी यही बोलेगा, एलजी वाला भी यही बोलेगा। और कोई ऐसा ब्रांड जिसका हमको कोई नाम वाम नहीं पता, अगर वो जाएगा तो वो बोलेगा हम इतने बड़े बड़े ब्रांड में आपका ये, जिस ब्रांड को कोई जानता ही नहीं, जिसकी टीवी में एडवर्टीजमेंट ही नहीं होती, क्यों रखें। तो वो बोलेगा आप हमारा ब्रांड रख के तो देखो, बाकी तो आपको 5% 10% बेचने पे कमीशन देते होंगे, कि अगर 50,000 का टीवी बेचोगे तो 5,000 डीलर को मिलेगा, हम आपको 15% 20% कमीशन देंगे। तो बताओ जी, जो सेल्समैन है वो उस अनब्रांडेड टीवी के बेचने में ज्यादा लगा रहेगा कि ब्रांडेड को बेचेगा? अनब्रांडेड को। और उसको पता है ब्रांडेड तो अपने आप ही बिक जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। अनब्रांडेड का स्टॉक निकलेगा तो मेरे को भी ज्यादा फायदा होगा। और फिर उसके अंदर आप देखते हैं जो ब्रांडेड है वो आपको देंगे 1 साल 2 साल की वारंटी गारंटी, और जो अनब्रांडेड होगा वो देगा 5 साल की वारंटी गारंटी, ताकि आपको और एनकरेज किया जाए और आप उस प्रोडक्ट की तरफ जाए। वहां पर उस सेल्समैन की भी अपनी कमीशन बनी होती है। गॉट इट? तो वो चीज क्योंकि डिफिकल्ट होती है, अगर यहां पर भी कंसाइनी उसको बेचेगा न्यू प्रोडक्ट को, तो उसके लिए भी उसको क्या मिलेगा? ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगी। तो दोनों कमीशन सबको क्लियर है, यस और नो? तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि यहां से आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, फिर हम चलेंगे लास्ट कैटेगरी ऑफ कमीशन पे। सो पुट द हेडिंग एवरीवन, ऑर्डिनरी स्लैश नॉर्मल कमीशन। ऑर्डिनरी स्लैश नॉर्मल कमीशन। It is a commission usually paid as a fixed percentage on ग्रॉस सेल। जो टोटल सेल होती है उस पे ये एक फिक्स परसेंटेज कमीशन दे दी जाती है। द टर्म कमीशन। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बस ये आया कि कमीशन देनी है कंसाइनी को, तो वो कमीशन आप ऑर्डिनरी कमीशन मानेंगे, ओवरराइडिंग कमीशन मानेंगे, या डेल क्रेडिटर मानेंगे? जब कुछ नहीं लिखा, सिर्फ कमीशन लिखा, तो ऑब्वियसली वो ऑर्डिनरी नॉर्मल कमीशन की बात हो रही है। So the term commission always denotes ordinary commission, unless otherwise stated। या तो फिर कुछ और लिखा हो तो अलग बात है, कुछ नहीं लिखा तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन ही मानेंगे। ऑल राइट। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इसको ग्रॉस सेल पे दिया जाएगा, मतलब टोटल सेल पे। अब मान लेते हैं उसने 1000 यूनिट्स बेच दी, किसने? कंसाइनी ने, और 1000 में से 950 यूनिट के तो पैसे आए, और 50 यूनिट के पैसे आए ही नहीं। 50 यूनिट के पैसे आए ही नहीं। तो मुझे बताओ, वो जो 50 यूनिट का लॉस होगा वो कौन बियर करेगा? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर बियर करेगा, क्योंकि सामान किसका है? कंसाइनर का। तो कंसाइनर को बियर करना चाहिए, वही ओनर है। बार बार पढ़ रहे हैं, बिलोंग्स टू द ओनर, रिस्क उसका है, रिवॉर्ड इसका है, और ये लॉस हुआ तो रिस्क हुआ था, इसीलिए लॉस हुआ। तो एक काम करते हैं, मैं अब वो जयपुर वाला कंसाइनी बन जाता हूं, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जयपुर में, मैं उनको बोलूंगा आओ जी आओ, मेरी दुकान पर आओ, मैंने किसी ब्रांड की एजेंटशिप ली है, सामान लो और लेके चले जाओ, मुझे जिंदगी में कभी दिखना मत। जो कभी आपने मेरे को बोल बोल के परेशान किया कि आज तक मैंने पार्टी नहीं दी, उन कपड़ों को पार्टी समझ के मुझे भूल जाना, कभी नहीं आऊंगा आपसे पैसे मांगने। और ऐसे मेरे दोस्त आए, और वो जो जितना भी हमारा एग्जाम्पल था 5000 यूनिट्स जो खो गई, नहीं मिली, वो वही दोस्त लेके गए थे। और मैंने कंसाइनर को बोला 1 लाख यूनिट्स बेची थी, 95 के तो पैसे दिलवा रहा हूं ना। अब सबके माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि पैसे देगा कि नहीं देगा। 5000 यूनिट्स कुछ को बेची, वो नहीं दे रहे, क्या कर सकते हैं?
और आपके लॉ के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो लॉस कौन बियर कर लेगा? कंजाइनर कर लेगा। तो ऐसी चालाकियां क्या कंजाइनी नहीं कर सकता इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? और मैंने तो 5,000 यूनिट का एग्जांपल लिया, वो सारे रिश्तेदारों को भी बुला लेगा कि आपका भी कोई बकाया हो तो आज ही मौका है, फिर मत कहना कि बताया नहीं था मैंने। जो भी सामान पसंद आ रहा है आके ले जाओ, सारे मेरे ऊपर के कर्जे आज ही उतार दो। और मैं कंजाइनर को बोलूंगा कि मुझे दुख तो बहुत हुआ लेकिन खुशी भी बहुत है। खुशी इस चीज की है कि मेरे कर्जे उतर गए, और दुख इस चीज का है कि चलो आपका नुकसान हुआ, नुकसान मेरा नहीं है लेकिन आपके नुकसान के साथ ही मुझे कुछ दुख है। तो बताओ जी, क्या वो नुकसान सिर्फ कंजाइनर का माना जाएगा? ऐसे तो कंजाइनी जो मर्जी कर सकता है, वो तो भाग ही चुका है कस्टमर कंजाइनर की नजर में, तो पकड़ वैसे ही नहीं पाएगा कंजाइनी को कि वो सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था। चाहे उसने अपने घर में ही कुछ यूनिट्स रख ली हो, उसके बच्चे पहन के घूम रहे हो वही कपड़े। तो क्या करें हम? या फिर जो सामान के पैसे नहीं आते उसकी जिम्मेदारी कंजाइनी के ऊपर ठहराई जाए। अगर कंजाइनी के ऊपर ठहराई जाएगी तो बेचारा कंजाइनी जो छोटी सी कमीशन के लालच में ही काम कर रहा है, और जेन्युइन बैड डेट होने शुरू हुए, सब लोग तो पैसे नहीं देते। बैड डेट का मतलब है पूरे 100 रुपए ही नहीं मिले, 2-2 रुपए 5-5 रुपए वो कमीशन कमा रहा है और एक ही झटके में 100 रुपए उसकी जेब से ले लिए जाए, तो क्या वो काम कर पाएगा? एनकरेजमेंट मिलेगी उसको इस बिजनेस में? तो यही वाली प्रॉब्लम की वजह से ये जो कंसाइनमेंट का बिजनेस है बहुत टाइम तक, बहुत ईयर्स तक हेल्ट पे आ गया। हेल्ट का मतलब रुक गया। इसमें ट्रांजैक्शन इस मोड में बिजनेस होने ही बंद हो गए, क्योंकि इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं नजर आ रहा था। कंसाइनर बातें बोलता था, उसकी भी बातें अच्छी लगती थी, समझ में आती थी, जेन्युइन लगती थी। कंसाइनी बोलता था तो उसकी भी बातें लॉजिकल लगती थी कि अगर एक्चुअल में जेन्युइनली ऐसा बैड डेट होता है तो बेचारा कंसाइनी थोड़ी बियर करेगा, वो तो ओनर ही नहीं है। तो फिर बहुत बाद में जाके इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। वो क्या सॉल्यूशन निकाला गया? कि कंसाइनी क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन में है कस्टमर के साथ, तो अगर वो सर्विस भी रेंडर कर रहा है उसको बिल्कुल अच्छे से सर्विस रेंडर करनी है, और किसी हद तक तो उसको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। कस्टमर की शक्ल कंसाइनर दिल्ली में बैठ के नहीं देख पा रहा। आप जयपुर में अपने आसपास के लोगों के साथ परिचित हो, आप जानते हो कि वो कहां रहते हैं, शायद आपको पता हो थोड़ा बहुत, आप तो फिर भी कुछ पता लगा सकते हो। बेचारा कंसाइनर अपना बिजनेस छोड़ के नहीं आएगा, किससे 500 रुपए लेने, 1000 रुपए लेने, वो नहीं घूमेगा जयपुर की गलियों में। आपको कुछ आइडिया है, आप कस्टमर से बातचीत करके पता लगा सकते हैं कि ये पैसे देगा भी कि आपको पागल बनाने आया। आपका इंटरेक्शन मैटर करता है। और कहीं ना कहीं आप तो वैसे भी अपना बिजनेस कर रहे थे, तो तभी भी तो क्रेडिट में सामान बेच ही रहे थे, तो आपको एट प्रेजेंट मोमेंट ज्यादा नॉलेज है। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाएगी? कंसाइनी के ऊपर डाली जाएगी। लेकिन कंसाइनी इससे बहुत परेशान हो गया कि अब तो किसी और के बिजनेस में भी मैं रिस्क ले रहा हूं। अगर रिस्क ही लेना था तो अपना ही कर लेता बिजनेस, फिर किसी और के ब्रांड को क्यों चमकाऊं? कल को, परसों को, 5 साल बाद किसका नाम होगा? मेरा नाम होगा कंसाइनी का कि कंसाइनर का नाम होगा? कंसाइनर का। उसी के ब्रांड को सब जानेंगे। मेरे साथ तो कुछ भी दिक्कत हो गई, इशू हो गया, कमीशन का रेट उन्होंने कम कर दिया, एग्रीमेंट दोबारा से करवाया, तो मेरे को क्या पता काम इनके साथ बंद करना पड़े, वो किसी और के साथ काम करना शुरू कर देगा। उसका काम नहीं रुकेगा, मेरा रुक सकता है, और उसके काम के चक्कर में मैं रिस्क लेके बैठ जाऊं, तो उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगी। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ? डेल क्रेडिट कमीशन। कंसाइनी अब कंसाइनर को बोलेगा ठीक है, मैं रिस्क उठाने को भी तैयार हूं, बहुत देख परख के मैं सामान बेचूंगा, और जिसको बेचूंगा प्रॉपर फॉलो अप करूंगा, टाइम दूंगा कि 1 हफ्ते में पेमेंट कर देना, 2 हफ्ते में कर देना, फोन करूंगा, मैसेज करूंगा, व्हाट्सएप करूंगा, सब कुछ करूंगा ताकि पेमेंट खराब ना हो। लेकिन बदले में मुझे 5%, 2%, 10% एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए, और उस कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिट कमीशन। और इस कमीशन को एक्चुअल एक्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह देखा गया। हम भी तो किसी बड़े लॉस से बचने के लिए कंपनी को इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, तो कंसाइनर वही अपने बड़े लॉस से बचने के लिए कंसाइनी को क्या दे रहा है? इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहा है, ऐसा मान लेना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेके आपके लॉस की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है कि नहीं ले लेती? वही काम कंसाइनी कर रहा है। तो क्या दिक्कत है इसमें? कुछ ऐसा तो नहीं है जो गलत कर रहा है। अगर बैड डेट हुए ही ना तो एक्स्ट्रा कमीशन तो उसकी पक्की हो गई ना। ऐसा थोड़ी है फिर वो बोलेगा कि बैड डेट तो हुए ही नहीं, चलो ये कमीशन मैं नहीं लेता। वो तो उस बैड डेट को
संभालने के लिए उसको कमीशन मिल रही है, मतलब उसने इतने अच्छे से सेल्स उन्हीं जेन्युइन लोगों को दी जिनसे उसको पैसे भी वापस मिले। अब शायद वो किसी को 10,000 का सामान बेचेगा तो 2-3 हजार तो एडवांस लेके ही रखेगा, ताकि कुछ तो लगे कि बंदा अगर अभी 3,000 दे रहा है तो शायद बाकी भी दे ही देगा, और कुछ जेन्युइननेस वो अच्छे से वहां पर चेक करेगा। बात सबको समझ में आई? यस और नो? ये काम दिल्ली में बैठ के ऑपरेट नहीं हो सकता। ओके, गॉट इट? तो आओ जी, ऑर्डिनरी कमीशन के बाद पहले हम लोग लिखेंगे ओवरराइडिंग कमीशन। तो सिर्फ नॉर्मल कमीशन के दम पे आप बैड डेट के लॉस कंसाइनी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक और कमीशन देनी पड़ेगी जिसको हमने अभी पढ़ा, क्या नाम है उसका? डेल क्रेडिटर कमीशन। तो लिखो जी ओवरराइडिंग कमीशन में, दिस इज एन एक्स्ट्रा कमीशन, this is an extra commission allowed to consignee over and above the normal commission, over and above the normal commission. It is generally offered when consignee is required to put some extra efforts in introducing a new product। कोई नया प्रोडक्ट इस बार कंसाइनर ने दिया जो हमको बेचना है, तो उसके लिए हमको और कन्विंस करना पड़ेगा, उसी के हमको एक्स्ट्रा कमीशन देगा कंसाइनर। या फिर फॉर सेलिंग गुड्स एट अ हायर प्राइस देन द प्राइस फिक्स्ड बाय कंसाइनर। ज्यादा प्राइस पे बेचने पे जो कंसाइनर ने फिक्स किया था उससे ज्यादा। डन। नेक्स्ट, डेल क्रेडियर कमीशन। अब इनके थोड़े थोड़े हम लोग नाम भी समझेंगे। डेल क्रेडियर का मतलब ही है डिलीट करो क्रेडिट वाली प्रॉब्लम को कमीशन देके। क्रेडिट वाली सेल पे तो प्रॉब्लम थी, क्या कैश सेल में भी कोई प्रॉब्लम है? नो। जो उधार पे देते हैं उनमें डर लगता है कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, तो लिखेंगे फटाफट से, दिस इज अ कमीशन, दिस इज अ कमीशन paid to consignee for bearing the loss on account of bad debts, note it down, bearing the loss on account of bad debts। आगे लिखेंगे, it is just like an insurance premium, paid टू कवर द रिस्क ऑफ बैड डेट। जैसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम देके हर तरीके के रिस्क को कवर करवा सकते हैं, वैसे यहां पर कंसाइनर अपने बहुत बड़े रिस्क बैड डेट को कवर करवा रहा है कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन, जिसका नाम है डेल क्रेडिटर कमीशन देके। ओके जी,
तो यहां पर लिख लो जहां पर अभी हमने खाली छोड़ा हुआ था, डेल क्रेडिटर कमीशन किस बेसिस पे दी जाती है, कितना बैड डेट का लॉस है। और एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी बस यहां पर परसेंटेज लिख लो कमीशन, क्योंकि होती है परसेंटेज पे। क्वेश्चंस जब करेंगे तब हम एक्चुअल में देखेंगे। डन। तो इस टॉपिक का एक फेज तो ओवर हो गया, लेकिन आगे क्या क्या होगा उसके बारे में भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, सामान भेजने के कंजाइनर टू कंजाइनी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक्सेप्ट पैदल जाके सामान दे आना। पैदल तो नहीं दिया जा सकता, दूसरी सिटी में जा रहा है, इतना ही पास होता तो वहां तो कस्टमर ही आ जाता। तो कैसे कैसे जा सकता है, ऑन रोड जा सकता है, बाय रोड जा सकता है, तो ट्रक में जाएगा। ओके जी, ट्रक में अगर जाएगा तो पहुंचेगा भी कंजाइनी की जहां पर भी जगह है, रोड पे पहुंचेगा, रोड से तो रोड पे ही जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, कंजाइनी की जो दुकान है वो कोई मेन रोड पे नहीं है, वो अंदर गलियों वगैरह में। आप लोग कभी गांधीनगर गए हो तो क्या वहां पर ट्रक पहुंच सकते हैं? अगर उनका भी जो सामान आ रहा होता है, आते तो दूसरी स्टेट से ही है, एशिया की नंबर 1 मार्केट है, वो सबसे बड़ी मार्केट है, तो अलग अलग जगह से आता भी है और बन के जाता भी है। तो क्या वो गांधीनगर की गलियों में ट्रक आते हैं? नहीं, वहां तो बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उसको वो आज भी कार्ट पे लेके जाते हैं। कार्ट आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी का, उस पर 2 लोग 1 लोग उठा के लेके जाते हैं, मैन्युअली काम चल रहा है। लेकिन एक्चुअल जो सामान है जहां पर बहुत सारे वो कार्टेज आए होंगे, वो तो मेन रोड पे आए होंगे, वहां से वो लेके जा रहे हैं, तो वो भी एक अलग से एक्टिविटी हो जाएगी। क्या करना है उसका, उस खर्चे को कैसे देखना, वो आगे की बातें। अभी बस आपको मैं एक ओवरव्यू देख के आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क्स रेस करके छोड़ रहा हूं, ताकि आपको पता चले आगे ये भी चीजें अभी होनी है। और सामान कैसे आएगा? बाय ट्रेन आएगा, रेलवे से आएगा। तो रेलवे से आएगा तो जयपुर रेलवे स्टेशन तक सामान आएगा कि पटरियां कंजाइनी की दुकान तक आ जाएंगी? हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रेन जो है पटरी को छोड़ के प्लेटफॉर्म पे भी आ सकती है आजकल। तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, कभी आप देखोगे कि सड़क पे भी ट्रेन चल रही है। लेकिन फिर भी अभी इतनी बुरी नौबत नहीं आई, तो हम यही मानते हैं कि वो रेलवे स्टेशन तक ही आएगा। तो इतना सामान लेकर आना पड़ेगा कंजाइनी की दुकान तक, कंजाइनी के गोडाउन तक, या घर से काम करता है तो उसके घर तक, जो पता नहीं कहाँ है। जहां पर भी है, पहले कुली को भी बुलाओगे और भी सामान लाने के खर्चे हो जाएंगे। और किस मोड से सामान आ सकता है? बाय एयर। सो अनटिल एंड अनलेस कंजाइनी मुकेश अंबानी ना हो कि उसके एंटीला के ऊपर ही हेलीपैड बना हो, एयरपोर्ट टाइप पूरी जगह हो, तो वो आएगा कहां पर? जयपुर एयरपोर्ट पे ही आएगा। एयरपोर्ट पे आएगा तो वहां से भी लेके आना पड़ेगा, तो वो भी खर्चा होगा। और कैसे आ सकता है सामान? बाय सी रूट आ सकता है। सी रूट आएगा तो शिप कहां तक रुकेगा? पोर्ट तक रुकेगा, उसके आगे तो शिप नहीं चलेगा। ओके जी, वहां पर कस्टम के भी लोग खड़े होंगे, कस्टम ऑफिसर्स होंगे, सामान चेक करेंगे, उसका वेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपके सामान को रिलीज करेंगे। और वहां पोर्ट से लेकर आपकी जगह कहां तक है, उसमें भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो बहुत चीजें आपको यहां पर देखनी है। एंड अकॉर्डिंगली अगर ट्रक से आए, मतलब रोड से, रेलवे से आए, सी रूट से आए, एयरवे से आए, सामान को आने में कुछ खतरा है कि नहीं है? आज के टाइम पे इंसानों को इधर से उधर जाने में खतरा है, तो सामान तो फिर बेचारे कुछ नहीं बोल सकते, कुछ हो जाए तो कुछ एक्शन नहीं ले सकते, हम तो फिर भी कुछ कर सकते हैं। ओके जी, शिप में सामान जा रहा था और बहुत तेज तेज वेव्स निकलने लगी, हाई टाइड्स होने लगी, तो क्या हुआ? कुछ जो कार्टेज थे वो क्या हो गए? भीग गए, खराब हो गए, या डूब ही गए, सिंक कर गए, डूब गए। थोड़ा सा शिप टेढ़ा हुआ, आधा सामान गिर गया। जब टाइटैनिक जैसा शिप डूब सकता है, जिसमें ना जाने कितनी तरह की टेक्नोलॉजी थी, कहीं ना कहीं अपने आप में वो एक घर था, पता नहीं चलता फिरता क्या क्या था, आप सब लोगों ने मूवी देखी होगी। तो जब वो तक डूब सकता है, तो हमारे जो छोटे छोटे शिप्स पे या यॉट वगैरह पे सामान आ रहे हैं, वो भी तो डूब सकते हैं। रेलवे के बारे में मैं कम ही बोलूं तो आपको बढ़िया लगेगा, रेलवे का तो कुछ भी हो सकता है, वहां पे भी सामान आपका खराब हो सकता है, चोरी भी हो जाती है, बहुत कुछ हो सकता है। ट्रक से सामान जा रहा है, हम लोग जब स्कूल में थे तो ट्रक जाता था, कोल्ड ड्रिंक का वो क्रेट वरेट लेके, हम पीछे से ट्रक पे चढ़ के अपना जुगाड़ तो कर लेते थे। वो बेचारा जब कंजाइनर का ट्रक पहुंचता होगा कंजाइनी के पास,
और वो मिलाता होगा, लिखा तो इन्होंने कितना सामान है और पहुंचा क्या है मेरे पास, आधे कैरेट तो खाली हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे स्कूल पढ़ते थे। स्कूल की छुट्टी होते ही सबसे पहले तो ट्रक पे ही कब्जा होगा, जो चीज़ बाहर मिल रही है 20 रुपए की, वहां मिल रही है 0 रुपए की, बस चढ़ना ही है, तो वो भी नुकसान हो सकता है। और सामान कैसे आएगा, फ्लाइट से आएगा, फ्लाइट में भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो हर किसी में कुछ ना कुछ रिस्क है, कोई गारंटी नहीं है कि जो सामान भेजा है वो उतना पहुंचे भी। तो अगर पहुंचेगा ही कम तो पूरा 100% बिकने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी कि कितना सामान पहुंचा, कितना बिका। फिर खतरा भी टला नहीं है, अभी भी खतरा नहीं टला। खतरा तो सामान एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पर, मेन रोड पर, पोर्ट पर आने के बाद आपके गोडाउन तक आने के बीच में भी कुछ हो सकता है। रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ टक्कर वक्कर हो गई, सामान खराब हो गया, ओके जी। और गोडाउन में पहुंच भी जाए तो भी अभी खतरा बना हुआ है। अब क्या खतरे हैं, गोडाउन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर लग गई, आग लग गई, और वहीं से ये वाला टॉपिक आगे इंश्योरेंस क्लेम्स में जाता है, इसलिए इसको पहले कराना जरूरी था, ओके जी। और क्या हो सकता है, आपका गोडाउन कीपर ही आपको धोखा दे गया, उसने कहा सैलरी से कुछ नहीं बनता आज की महंगाई में, नया नया सामान आया है यही घर ले जाता हूं। तो सब लोग जा चुके थे, शाम का टाइम उसका अपना होता है, उसने कुछ यूनिट्स अपने साइकिल पे बांधी और ऊपर कपड़ा बांध दिया, किसी को क्या पता क्या जा रहा है, और घर में अपने बच्चों के लिए कपड़े उठा के ले गया, तो वहां पर भी नुकसान हो गया। इन सब चीजों को भी हमें कैसे डील करना है, सब हमें देखना पड़ेगा, ओके जी। और कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो कंसाइनी के, जब आपके साथ बिजनेस में रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुई तब भी होते थे। जैसे कंसाइनी अपनी जगह पे रेंट पे बैठा हुआ है, तो रेंट तो वो दे ही रहा था ना, और अपना सामान बेच रहा था, आपकी अपॉर्चुनिटी है, उसने कहा आपका भी बेच दूंगा, अच्छा ब्रांड है। तो वो जो रेंट दे ही रहा था, क्या इस रेंट का कुछ खर्चा वो कंसाइनर से लेगा? हाँ जी, लेगा या नहीं लेगा? क्यों लेगा, ये तो उसके वैसे भी खर्चे हो ही रहे थे। क्या उसके आपके साथ बिजनेस में आने के बाद कुछ ये खर्चा बढ़ा, तो क्या उसको टेक्निकली लेना चाहिए खर्चा? रेंट तो पहले भी 50,000 दे रहा था, कंसाइनर बोलेगा चलो नहीं कर रहा आपके साथ काम, क्या रेंट उसका कम हो जाएगा? वो तो तभी भी होगा। लेकिन इसके साथ भी और क्या क्या कंडीशंस है वो भी पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये, अभी बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, डोंट थिंक लाइक दैट हमने ये टर्म्स वम्स पढ़ ली तो हो गया। तो ये अपने आप में एक पूरा एग्जॉस्टिव टॉपिक है, शायद फाउंडेशन में भी उतनी चीजें नहीं थी जो आप लोग यहां पर पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में। अकॉर्डिंगली आपको कोई भी क्लास अभी मिस नहीं करनी, अगर मिस करोगे लिंक टूट जाएगा, और मान के चलना जो आज की भी हमारी क्लास हो रही है इसमें भी आपको भूलना शुरू हो जाओगे और ये क्लास भी आपकी खराब हो जाएगी, ओके जी। नाउ लास्ट थिंग, आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज पे कोई भी डाउट। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट? सर यस। जो कंसाइनी की तरफ से डॉक्यूमेंट जाता है कंसाइनर को, हाँ उसमें जी, जो जो चीजें मेंशन होती है, एक बार वो रिकॉल करवा दो। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, आप सब बच्चे बताएंगे। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं अकाउंट सेल्स, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट दिया ही तब जाएगा जब सेल हो चुकी होगी, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी सेल के रिगार्डिंग होगी। अब तो सब कुछ ही हो गया, पहला सेशन कंप्लीट हो गया। तो कितने का सामान बेचा, कौन कौन सा सामान बेचा, कितने खर्चे हुए सामान बेचने में, कितनी उसकी कमीशन बनती है, और कितना एडवांस ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, सब कुछ कैलकुलेट करके एंड में वो बता देगा इतना अमाउंट में आपको भेजने के लिए नेक्स्ट स्टेप ले लूंगा, अगर आप मुझे दिल्ली से कंफर्मेशन दे देती है। वो वहां पर बोलेगा हाँ जी आपकी कैलकुलेशन शीट बिल्कुल ओके है, तो मैं उसको रिमेनिंग अमाउंट भेज दूंगा। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं अकाउंट सेल्स डॉक्यूमेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितनी भी चीजें लिखवाई हैं एक बार घर पे एक नॉर्मल रीडिंग देके आएंगे जरूर, और अगली क्लास में टाइमली आएंगे। आप 10 मिनट भी लेट आते हैं तो आपका नुकसान है। स्टार्टिंग का टॉपिक क्या होता है वी डोंट नो, वो आपका मिस हो जाएगा। तो अभी तो जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा कोई भी कोई छुट्टी नहीं कर सकता। ऑल राइट, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।